हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं गौरव सुथार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की वन शॉट सीरीज। चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। बहुत ही शानदार तरीके से इस वन शॉट को डिजाइन किया गया बच्चों। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए और इस वन शॉट में ना हो। इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, मैं बेट लगा सकता हूं इसके लिए बच्चों। और सिंगल ऐसी रिएक्शन भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाली है जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो और इस वन शॉट में ना हो। और साथ ही साथ में कुछ गिफ्ट भी मैं आपको दूंगा लास्ट में। जैसे ही हमारा वन शॉट कवर होगा तो मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। आप उन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। आपके सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो उनमें कवर होंगे और आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझने में इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है मैं आपको रटा दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा। कहीं पर सिंगल बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को कवर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आइए स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं आपके इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो नाम लिखे हुए हैं ना, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमें इन्हें समझना पड़ेगा। उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बच्चों यहीं से हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग कर देंगे। बहुत ही शानदार ये रिवीजन होने वाला है, सभी बच्चे बढ़िया तरीके से जुड़ जाएं। पूरी की पूरी साइंस में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एग्जाम से पहले और बहुत मजा आने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो पहले बहुत ही प्यारे तरीके से आप चीजों को समझिए। मेरे पास ए था, एक कंपोनेंट था जिसका मैंने नाम रखा ए, एक कंपोनेंट मेरे पास बी था। इन दोनों मटेरियल या इन दोनों कंपोनेंट्स को जब मैंने मिला दिया तो मुझे ए बी मिल गया। यानी जरा ध्यान से देखना, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं आपस में मिला रहा हूं तो कुछ नया मटेरियल मुझे मिल रहा है। इस पूरी प्रोसेस को मैं केमिकल रिएक्शंस कह देता हूं। बच्चों क्या कह देता हूं? केमिकल रिएक्शन कह देता हूं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास होता क्या है, अ केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ मटेरियल्स इनटू अनदर मटेरियल्स, यानी कि आपके जो मटेरियल्स हैं वो कुछ नए मटेरियल्स में चेंज हो जाते हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ना बच्चा, ये नए मटेरियल्स हो सकते हैं, यानी कि जो बनने वाला आपका प्रोडक्ट है वो हमेशा नया होगा, वो रिएक्टेंट से मैच नहीं खाएगा। सर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभी मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। अभी आपने समझा है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें हमारे पास कुछ पहले से मटेरियल्स होते हैं और उनको हम ऐड करते हैं तो कुछ नए मटेरियल्स बन जाते हैं। इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन बच्चा कहते हैं। केवल अभी आपको इतना समझना है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब यहां पर आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने कैसे क्लास 9th में चीजों को सीखा और वही चीजें कैसे क्लास 10th में आगे स्टेप में आ रही हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा, आपने फिजिकल चेंजेस पढ़े होंगे, आपने केमिकल चेंजेस पढ़े होंगे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। क्लास 9th में जब आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में होते हैं तब आपको मैटर पढ़ाया जाता है, वहीं पर आपको फिजिकल चेंजेस पढ़ाए जाते हैं। फिजिकल चेंजेस का मतलब यह है कि वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि सपोज दैट आपके पास ना वाटर है तो कैसे आप इस वाटर से आइस बना सकते हैं, कैसे आप आइस बना सकते हैं और कैसे आप इस वाटर से गैस बना सकते हैं। बच्चों क्या बना सकते हैं? गैस बना सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस आपको क्लास 9th में, ये सारी प्रोसेस आपको बच्चा क्लास 9th में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। बच्चों ने पढ़ा होगा, बच्चों को आता होगा। लेकिन केमिकल प्रोसेस की या केमिकल चेंजेस की क्लास 9th में बात नहीं की जाती है। फिर आपको क्लास 10th पढ़ाया जाता है और क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में बच्चा आपको पढ़ाया जाता है व्हाट इज केमिकल चेंजेस। और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में हमें पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज फिजिकल चेंजेस। अब इन्हीं में क्या है ना कि एक बार बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, तो बच्चे एकदम से सोचे यार कहां से लिख दें भाई। लेकिन अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, वैसे आपके एनसीईआरटी पर ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आ चुका है बोर्ड एग्जाम में।
अब वो देखो कनेक्ट कर रहा है चीजों को, मान रहा है कि आपने 9th पढ़ा होगा, देन आप 10th पढ़े होंगे, तो आप कंपेयर कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक बार कंपेयर करके भी बता देता हूं। देखो हमें इसके लिए ना बच्चा एग्जाम्पल लेकर चलना है। एक बार एग्जाम्पल सेट हो गया है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद नहीं करने, कोई भी पॉइंट्स हमें याद नहीं करने। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें पॉइंट्स रटने नहीं है बच्चा, हमें पॉइंट्स को समझना है। एक बार समझ लिया ना तो रटने वाला काम फिर अपना दूर चला जाएगा, हमारे दिमाग में पॉइंट से घुस जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। एग्जाम्पल को पकड़ के रखना, एग्जाम्पल को पकड़ के रखना बच्चों। एग्जाम्पल पकड़ लेंगे बिल्कुल सर, आप एग्जाम्पल बताइए तो एक बार। बिल्कुल बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। हमने क्या कहा कि हमारे पास वाटर था, हमारे पास वाटर था, इस वाटर को मैंने आइस में चेंज कर दिया, इस वाटर को मैंने आइस में चेंज कर लिया। और यहां पर सपोज दैट मेरे पास एक मटेरियल था। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं बच्चा कि यहां पर तो आइस में चेंज हो रहा है, और यहां पर मेरे पास कुछ वुड्स थी, यानी कुछ लकड़ियां थी, इनको मैंने जला दिया तो ऐस बन जाएगी, यानी राख बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? राख बन जाएगी। आप एग्जांपल याद रखिए, इस समय तो ठंडी है और बच्चे इस समय बड़ा इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आप देखते होंगे जब भी हम किसी चीज को जला देते हैं तो वो कोल में चेंज हो जाती है, यानी कि कोयले में चेंज हो जाती है, एस में चेंज हो जाती है, राख में चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? क्या हाँ, इतना हमें इसमें एग्जांपल लेकर चलना है कि हमारे पास मटेरियल था, हमने जलाया है तो वो एस में यानी कि राख में चेंज हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, मैं कहता हूं ना कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चा, ये फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये टेम्परेरी प्रकार के चेंजेस हैं। सर कहना क्या चाहते हैं, एक बात बताओ मुझे, अगर आपने एक बार आइस बना लिया तो क्या दोबारा से वाटर नहीं बन सकता ना? अरे टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो तो ये आइस अपने आप वाटर में चेंज हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी चेंजेस हो गया, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। टेम्परेचर को बदल दोगे तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि केमिकल चेंजेस की, तो बच्चा ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। अरे सर क्या कहना चाहते हैं परमानेंट से? बच्चा अगर एक बार आपने किसी चीज को जला दिया तो क्या दोबारा से उसको बना सकते हो क्या, टेम्परेचर घटा के या बढ़ा के? ये पॉसिबल है क्या? अरे सर ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बच्चे ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, एक बार मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। देन मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इनमें कोई भी नए मटेरियल्स नहीं बनते हैं, और अच्छा इनमें हमेशा नए मटेरियल्स बनते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जरा ध्यान दो। अगर मैंने वाटर लिया था बच्चा, वाटर को मैंने कूल दे दिया, कूलिंग दे दी, तो वो वाटर आइस में चेंज हो गया। जरा ध्यान देना, ठीक है ना? तो आइस क्या वाटर नहीं है क्या? अरे आइस क्या वाटर नहीं है? तो वो वाटर ही, उसने अपनी फिजिकल चेंजेस किए हैं अपने अंदर और वो अब वाटर से आइस बन गया। लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी उसके अंदर H2O वाली ही है। अरे इसके अंदर भी H2O की प्रॉपर्टी ही है कि नहीं बताओ? हाँ सर ये तो सही है। लेकिन जब मैं बात करता हूं केमिकल चेंजेस की, तो अगर बच्चा, अगर आपने एक बार खाना बना लिया, सब्जी आपने ली, सब्जी को कट किया, फिर आपने सब्जी बना दी, तो ये बताओ जो बना तो वो तो नया मटेरियल है, और क्या उससे दोबारा से वो सब्जियां आप प्राप्त कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है। यानी बनने वाले जो मटेरियल होंगे वो नए होंगे, बनने वाले जो मटेरियल होंगे वो नए होंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया कि बनने वाले मटेरियल हमेशा केमिकल चेंजेस में नए टाइप्स के होते हैं। देन मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, तो इसमें केवल आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं। यानी यहां पर केवल वाटर आइस में चेंज होगा, जबकि वाटर का भी फॉर्मूला H2O होता है बच्चा, और आइस का भी फॉर्मूला H2O होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर फिजिकल के साथ साथ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। यानी यहां पर दोनों में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर हम कहते हैं ना, फिर हम कहते हैं कि इसमें कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती क्या? एनर्जी। यानी इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता फिजिकल चेंजेस में। लेकिन आपकी जो केमिकल चेंजेस है इसमें यूजुअली आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं मेथेन गैस को जला देता हूं, मेथेन गैस आपको पता होगा नेचुरल गैस होती है। अगर मैं इसको बर्न करता हूं ना तो हीट जनरेट होती है बच्चा। क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। अरे बोलो हीट जनरेट होती है क्या? हाँ, तो यहां पर हीट जनरेट होती है, जबकि यहां पर कभी हीट वगैरह जनरेट नहीं होंगी। हीट वगैरह जनरेट इसमें नहीं होती है। यहां पर हीट वगैरह का प्रोडक्शन यानी एनर्जी वगैरह का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना? फिर हम कहते हैं भाई इसको ना आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते।
सॉरी, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं और इसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसा क्या, अगर आपने वाटर से आइस बनाया ना तो दोबारा से आप आइस से वाटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको आप रिवर्स कर सकते हैं फिजिकल चेंजेस को। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल चेंजेस की, तो यहां पर हम चीजों को रिवर्स नहीं कर सकते बच्चा। यहां पर रिवर्सिबल नहीं होती है, ये इनरिवर्सिबल होती है। एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा अब कुछ नहीं होने वाला। एक बार चीजें जल गई तो दोबारा से वापस नहीं आएंगी। हाँ, ये सब किसमें हो रहा है, ये सब केमिकल चेंजेस में होता है बच्चों, राइट। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, क्या फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस बढ़िया तरीके से समझ में आया? अगर समझ में बच्चों आ गया है तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और मैं अब सिखाता हूं आपको कि रिएक्टेंट क्या है और बच्चा प्रोडक्ट क्या होता है। बच्चों, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या होता है, आइए बहुत ही बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सर रिएक्टेंट क्या है, पहले मैं आपको कॉमन लैंग्वेज से समझाऊंगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में भाई घुस जाए। देख, अगर अपने को सब्जी बनानी है पनीर की, तो पहले हमें पनीर में क्या क्या लगता है वो लाना पड़ेगा, देन हमें सब्जी बनानी पड़ेगी, फिर हमारी पनीर बन जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं ना, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और उन रॉ मटेरियल से जब हम कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है उसे हम बना देते हैं बच्चों, तो इसे हम क्या कह देते हैं, जो हमारा नया मटेरियल है उसे हम प्रोडक्ट कह देते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट कह देते हैं। इसके लिए पेज नंबर 1 में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में आपको समझाया गया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वैसे इस एक्सपेरिमेंट को हम करते, बट अभी के लिए समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चा, कि आपसे कहा गया कि एक मैग्नीशियम रिबन ले लो जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चा? ये सॉलिड फॉर्म में होती है। आपसे कहा गया ना, इसको आप हीट दे दें, इसको आप जलाएं। तो जब आप इसे हीट देंगे ना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी अपने आप को, और रिएक्ट करके ये बनाएगी MgO, जिसे मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहता हूं। और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है बच्चों, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। जरा ध्यान देना, पहले मेरे पास सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम की एक रिबन थी, तार थी, वायर थी, लेकिन जब मैंने इसको बर्न कर दिया ना तो मुझे पाउडर मिल गया। अब इस पाउडर से ना दोबारा से मैं रिबन नहीं बना सकता, क्योंकि हमने सीखा है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनमें आप एक बार जब प्रोडक्ट बना लेते हैं तो दोबारा से वापस नहीं जा सकते हैं। यहां पर रिवर्स नहीं होती चीजें बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो रिएक्टेंट हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट हमारे वो हैं जो आपके नए प्रोडक्ट बनाने वाले हैं बच्चों। और ये नए प्रोडक्ट ही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चा? इन्हें हम क्या कह देते हैं? इन्हें हम नए मटेरियल को ही प्रोडक्ट कह देते हैं, जो बनते हैं किससे? रिएक्टेंट से बनते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाती है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या आपको एक रिएक्शन की बेसिक बातें समझ में आती हैं क्या? इतनी बातें आई क्या? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये पॉइंट ना बच्चों को बहुत रूल आता है भाई। ये पॉइंट कि व्हाट इज कैटलिस्ट बहुत रूल आता है बच्चों को, समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसे कोई भी पॉइंट जो इस चैप्टर में है और बच्चों को इस बात से भाई रोना आता है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता। सर रीडिंग तो हम कर लेते हैं, याद तो हम कर लिए, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया आज तक कि कैटालिस्ट होते क्या हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बच्चा। क्या बताऊंगा इसके लिए? इसके लिए मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताने वाला हूं। आ जाओ भाई, इसकी ट्रिक को समझते हैं। आ जाओ, जरा ध्यान से देखो और इसकी ट्रिक को मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं। देखना, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। ये एक दोस्त हमने बना दिया, इसका नाम हमने रखा कि भाई इसका नाम आयुष है। इसका नाम क्या है? आयुष है। और एक इसका दोस्त और था, एक इसका दोस्त जो कि हम दूसरे कलर से बनाएंगे, एक इसका दोस्त है ये। और इस दोस्त का नाम क्या है? इस दोस्त का नाम है माही। क्या है? माही। ठीक, माही इसका नाम है। और इन दोनों के बीच में ना बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है ना, सबसे अच्छी बात की है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अब एक तीसरा बंदा आ रहा है, जरा ध्यान देना। पहले ये साथ में थे, हमेशा पहले ये साथ में थे। एक तीसरा बंदा आ रहा है जो यहां पर है, और ये तीसरा बंदा ना इन दोनों के बीच में क्या करवा देता है? लड़ाई करवा देता है, यानी रिएक्शन करवा देता है या लड़ाई करवा देता है। लड़ाई करके ना ये बंदा गायब हो गया। अब लड़ाई करने के बाद इनके अपने एक नए प्रोडक्ट आ गए। दिक्कत इस बात की है कि जो ये बंदा आया था ना, ये पूरी रिएक्शन में कहीं इन्वॉल्व नहीं है।
इसने केवल इन दोनों में क्या किया है, रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया है। और ये रिएक्टिविटी को बढ़ाया कि भाई तुम दोस्त हो, तुम्हें लड़ा दिया, चलो कुछ भी कर दिया ऐसे। बस इसका मैं आपको कैटलिस्ट में यही समझाना चाहूंगा कि कैटलिस्ट वो होते हैं बच्चा जो कभी भी खुद तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। बच्चा क्या करते हैं, खुद तो कभी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन रिएक्शन की रेट को बढ़ा के निकल जाते हैं। तो वो है क्या, कैटलिस्ट। यानी ये बंदा क्या था, इस बंदे को मैं कह सकता हूं कि सर ये बंदा कैटलिस्ट था। क्या था, कैटलिस्ट था, जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन को करवाया और निकल लिया। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, ठीक है, बट इसने इन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया, यानी कि इसने इसमें इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं है, केवल इसने रेट को बढ़ा दिया है। बस बच्चा क्या बढ़ा दिया है, रेट को बढ़ा दिया है। इतनी बातें समझ में आई। यानी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये आपकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जबकि हमेशा इस पॉइंट को आपको याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगाना चाहूंगा कि कैटलिस्ट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन या नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इन्वॉल्व तो होंगे रिएक्शन करवाने में, लेकिन कंज्यूम्ड नहीं होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि जिस तरह से ये आए थे करवा के निकल जाएंगे, इनका एक भी % यूज नहीं होगा। अगर मैंने 10 ग्राम किसी चीज को मिलाया था रिएक्शन करवाने के लिए कैटलिस्ट के फॉर्म में, तो अभी भी वो 10 ही ग्राम है और रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कभी कंज्यूम नहीं होंगे। हालांकि ये रिएक्शन तो करवा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट तो इनकी है रिएक्शन करवाने में, लेकिन खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं क्या, नहीं, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, यानी अपने आप को कंज्यूम्ड नहीं होने देते हैं। कहने का मतलब ये है। बोलो कैटलिस्ट समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत होगी अब कोई दिक्कत आपको कैटलिस्ट में नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझने वाले हैं रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन को बैलेंस करना। आपको पता है कि रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जाते हैं, और मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। देखो था क्या, एक रूल था क्लास 9th में हमने पढ़ा था, और वो रूल ये कहता है कि भाई कभी भी कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो हमेशा रिएक्टेंट जितने होंगे ना उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। रूल का नाम आप कमेंट करेंगे। हाँ, कुछ काम तो आपके लिए भी छोड़ रहा हूं मैं कि वो कौन सा रूल था जो इस बात को कहता है कि हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। बताओ, अरे इस रूल का जानते हो क्या, इस रूल को, और जानते हो तो भाई कमेंट कर देना ना। मैं देखूंगा जरूर बच्चा कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है, जरूर देखूंगा मैं। हाँ, रिप्लाई जरूर करूंगा तुम्हारा। चलो आ जाओ। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शंस बैलेंस हैं और कौन सी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, मैं कहना क्या चाहता हूं, सीधी सी बात यह है कि रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को मैं रिएक्टेंट बोलता हूं, एक पार्ट को मैं क्या कहता हूं, प्रोडक्ट कहता हूं। और ये हमेशा आपस में इक्वल होने चाहिए। बच्चा क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल, यानी दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कह देता हूं कि हमारी रिएक्शन जो है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, वो बैलेंस हो जाएगी। जरा ध्यान से देखना, इधर कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन सर 1 है, इधर कार्बन कितने हैं, इधर कार्बन 1 है, यानी कार्बन और कार्बन बैलेंस है। फिर इसके बाद इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सर इधर ऑक्सीजन 2 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ है। तो सर इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। यानी ये जो हमारी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितने मटेरियल्स हैं या जितनी क्वांटिटी पर हैं, उतनी ही क्वांटिटी पर मटेरियल्स आपके राइट हैंड साइड पर भी हैं। और जब लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हो जाएं, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। बोलो क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम कहेंगे बच्चा कि ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएंगी। अरे बोलो समझ में आया क्या, हाँ सर ये तो बहुत ही बढ़िया समझ में आया। अब देखो अनबैलेंस रिएक्शन कौन सी होती है। सपोज दैट ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। बच्चों सभी बच्चों को पता होगा कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कहता हूं, और ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अभी बताया था आपको, ठीक है ना। अब आपको देखना है क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड और क्या आपका राइट हैंड साइड इक्वल है क्या। आ जाओ देख लेते हैं। इधर 2 कितने हैं, अरे बोलो हाइड्रोजन कितने हैं नंबर में, 2 है। और ऑक्सीजन कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। और इधर अगर हम देखेंगे तो जो आपके हाइड्रोजन है वो तो 2 नंबर में है, 2 नंबर में है, लेकिन आपका जो ऑक्सीजन है ना वो ओनली 1 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, जबकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पर ऑक्सीजन कम है। तो मैं कह दूंगा ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने की नीड है, क्योंकि यहां पर आपके जो
लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल नहीं है। जबकि यहां इस रिएक्शन की बात करूं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाती है बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड है, कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, और हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि लेफ्ट और राइट को बराबर कर देना है और हम नंबर कम ज्यादा करके बराबर कर लेंगे। तो आइए मैं आपको सिखा देता हूं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं बोर्ड एग्जाम के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में भी आपको मैं दूंगा ताकि आप कमेंट कर पाए, हमें बता पाए कि कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, या अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चा, चलो आज तो इसी रिएक्शन की बात करते हैं जो हम अभी देख रहे थे। हमारी रिएक्शन क्या थी, हमने हाइड्रोजन लिया था, हमने ऑक्सीजन लिया था, बना क्या था H2O, जिसे मैं वाटर कहता हूं। अरे इसी को तो मैं वाटर कहता हूं, ये तो आता होगा सभी बच्चों को। अरे सर इतना तो आता है, हम लोगों को इतना तो आता ही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आ रहा है आपको। अब अपने को क्या करना है ना, अपने को दो पार्ट बनाने हैं। अपने को एक चीज पता चल गई कि ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, तो हमें दो पार्ट इसके बना लेने हैं, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। मैं आपको मेथड बता रहा हूं बहुत ही प्यारा सा, और ये जो मेथड है ना कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है। बस अपने को क्या करना है, केवल एक चीज ध्यान से समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है ना, चलो आ जाओ इधर देखो। ठीक है ना, चलो पहले हमें क्या करना है बच्चा, हमें आपको लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड करना है। तो ये हमने छोटी सी लाइन खींच दी, और इधर हमने क्या कहा कि ये हमारा जो पार्ट है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, चलो अब देखो लेफ्ट में कितने टोटल नंबर्स हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो एक मटेरियल मेरा ये हो गया, एक मटेरियल मेरा ये हो गया, यानी दो नंबर्स के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन इस तरफ दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन आपके दो हैं, और ये नंबर 1 मटेरियल हो गया, ये नंबर 2 मटेरियल हो गया। जबकि अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूं तो केवल आपको एक ही मटेरियल देखने के लिए मिलेगा बच्चा, केवल आपको एक ही मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर 1 डालने के बाद मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मुझे H कितने मिलेंगे, H मुझे मिलेंगे 2, एंड कॉमा करने के बाद O कितने हैं, ऑक्सीजन है 1, और इसको ना मैं एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ऐसे करके बड़े से ब्रैकेट में मैं बंद कर दूंगा, इनको भी मैं बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी आ गया ना बच्चा, उनमें हमें कोई भी एक्सचेंज नहीं करना है, उन्हें हम टच ही नहीं कर सकते। जो भी हमें करना है वो ब्रैकेट के बाहर से करना है, यानी जो भी हमें करना है वो ब्रैकेट के बाहर से ही कर सकते हैं, अंदर तो कुछ नहीं कर सकते। अब जरा ध्यान से देखना, हमें अगर देखने के लिए देखना है तो भाई एक चीज पता चल गई कि हाइड्रोजन इधर 2 हैं, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 और 2 बराबर हो गए। अब अपने को बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 2 है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इधर कितने हैं भाई, 1 ही है। तो इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हाँ एक काम हो सकता है कि भाई इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो अगर इसको 2 करना है ना तो बाहर एक काम करो, बाहर आप ऐसे करके 2 लगा दो। लेकिन जैसे ही आपने ब्रैकेट के बाहर में 2 लगाया तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अब आपका जो हाइड्रोजन है ना वो नंबर में 4 हो गया, और ऑक्सीजन तो आपकी बैलेंस हो गई। चलो ठीक है, ऑक्सीजन तो आपकी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन नंबर में कितना हो गया, हाइड्रोजन नंबर में 4 हो गया। लेकिन इधर अब हाइड्रोजन कितना है, अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। 2 लगाने के बाद तो इधर भी 4 कर देते हैं, आगे 2 लगा देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4। और यानी कुल मिला के जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि हाइड्रोजन यानी कि 1 जो आपके पास मटेरियल था, नंबर 1 मटेरियल के आगे 2 लगा देना है। नंबर 1 मटेरियल हमारा ये था, तो हमने आगे कितना लगा दिया, 2 लगा दिया। इसके बाद नंबर 2 में कोई एक्सचेंज नहीं किया हमने। नंबर 3 यानी कि प्रोडक्ट का नंबर 1 जो है उसमें हमने केवल और केवल आगे 2 लगा दिया है, 2 लगा दिया है, 2 लगा देंगे, और अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। जरा ध्यान से इस रिएक्शन को दे दो, देख लो बच्चा। तो इधर देखोगे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2
2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का अब लेफ्ट हैंड साइड एंड आपका राइट हैंड साइड क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, यानी मैं कहूंगा कि रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है बच्चों। कैसी हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी भी पूरा समझ में तो नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना तो ज्यादा ज्यादा हम समझा देंगे ना, बहुत सारे एग्जांपल लेकर आए हैं हम, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये देखो एक हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देना है। तो एक पार्ट को मैं क्या कहूंगा सर, एक पार्ट को मैं बताऊंगा क्या कहूंगा, आप एक को कह दीजिए लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर दूसरे वाले को आप कह दीजिए ना राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ठीक है। इतना तो चलो समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए ना। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड में कितने मटेरियल हैं टोटल? 1 और 2, यानी नंबर देंगे 1 किसको देने वाले हैं बताओ, किसको दे दें? अरे CH4 को देंगे। तो C कितना है? C सर 1 है, और H कितना है बाबू? H कितना है? H नंबर में 4 है, ठीक है ना। नंबर 1 मटेरियल हो गया। नंबर 2 मटेरियल हो गया भाई अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर में कितने हैं? ऑक्सीजन नंबर में 2 है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं ना सर। तो आपने तो यही कहा था कि ब्रैकेट लगाया जाता है, हम भी सीख चुके हैं ब्रैकेट लगाना। तो यहां पे आप ना ब्रैकेट लगा दें ताकि अंदर कुछ एक्सचेंज ना कर दें, हम गलती से कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब इधर हमारे पास 2 मटेरियल हैं, इधर भी 2 थे, इधर भी 2 हैं। चलो इनको भी लिख लेते हैं। मटेरियल नंबर 1 में क्या लिखना है भाई? मटेरियल नंबर 1 में आपका कार्बन है जो कि नंबर में कितना है? 1 है, और ऑक्सीजन जो नंबर में कितनी है? 2 है। तो यहां से अपने को क्या करना है ना, ब्रैकेट बंद कर देना, इधर भी ब्रैकेट को बंद कर देंगे ऐसे करके। देन हम सेकंड नंबर की बात करेंगे, तो सेकंड नंबर में तो H2O है, यानी हम कह सकते हैं कि सर जो H है ना वो 2 नंबर्स में है, 2 मॉलिक्यूल्स में है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के नंबर 1 हो जाएंगे। सर इसको भी ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब आगे बता दीजिए। इतना तो सर हम सीख चुके थे पहले ही, तो मैंने कहा था ना ब्रैकेट के आगे आप कुछ एक्सचेंज करिए, उसी से पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, कैसे बैलेंस नहीं होगी। आ जाओ ध्यान से देखते हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन इधर 1 है, नंबर ऑफ कार्बन इधर भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार्बन को नहीं टच करते। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो भाई इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो इधर भी तो 4 करना पड़ेगा। और 4 करने के लिए अगर आगे मैं 2 लगा दूं ना, तो ये 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। लेकिन ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, आगे हमने 2 लगाया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं बच्चों। तो ऑक्सीजन इधर टोटल कितनी है? 2, और इधर ऑक्सीजन कितनी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इस साइड है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इस साइड है, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है? टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, यानी मैं 4 करना चाहता हूं तो आगे मुझे क्या करना है? 2 लगाना है, और ये भी 4 हो गया, यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है बच्चों। क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। हमने क्या किया? ब्रैकेट नंबर 1 में कोई एक्सचेंज नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, यानी इसमें कुछ नहीं करना। ब्रैकेट नंबर 2 में हमने 2 लगाया है, यानी आगे हमें क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट नंबर 1 में हमने कोई एक्सचेंज नहीं किया, यानी इस CO2 को हमें टच नहीं करना। देन हम सेकंड में क्या कर रहे हैं? 2 लगा रहे हैं, तो सेकंड में हम 2 लगा देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या इससे आसान तरीका आज से पहले आपने पढ़ा था क्या? अरे बोल दो, इससे आसान तरीका पढ़ा था क्या? हाँ सर, अब तो बढ़िया बढ़िया समझ में आने लगा है। अरे समझ में आएगा भाई, रुक तो तू इधर, बहुत सारी चीजें भी समझाऊंगा, ठीक है ना। मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी बच्चों, मजा तो आएगी ही आएगी, नो डाउट, आना ही पड़ेगा। अरे मजा जाएगी कहां अगर नहीं आएगी? जाने नहीं देगा ना बच्चा कहीं पर, उसको मजे को कहेंगे मजा तू यहीं पे रहे, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारा काम यहाँ पे, अभी हमारा स्ट्रेस ज्यादा है क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, और मजा तो इधर उधर जाएगी तो हमारा तो मजा निकल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक। ये रिएक्शन जो आपके सामने है इसको बैलेंस करते हैं, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से इस रिएक्शन को देखेंगे और मैं सॉल्व करवाऊंगा इस रिएक्शन को, और इसके बाद मैं देने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ताकि आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकें। और इस बात का हमने बहुत ध्यान रखा है कि बच्चे जो हमारे हैं ना, उनको भाई घर के लिए भी कुछ दे देते हैं ताकि वो लेक्चर लेने के बाद में अपने होमवर्क के रूप में कुछ काम कर सकें। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और लास्ट में तो आपको मिलने वाला है। और ये जो सीरीज है ना हमारी,
ये 12th के साथ भी है, 10th के साथ भी है और 10th के बाद भी है, यानी 10th के बाद भी मिलेंगे अभी हम, ठीक है ना। अभी तो वन शॉट केवल 10th के चल रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है अभी इस चैनल में, बस देखते जाओ देखते जाओ। चलो आ जाओ, बात करते हैं इसकी। कैसे बात करेंगे सर? मुझे पता है, सबसे पहले आप लेफ्ट और राइट बनाते हैं, तो हाँ सर लेफ्ट और राइट बना दीजिए ना सर पहले। हाँ तो मैं बना रहा हूं ना बच्चा लेफ्ट और राइट। देखो ना इधर, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड है, और इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा कि राइट हैंड साइड है। अरे सर ये तो हमें पता था, फिर आप थोड़ा सा ना सर इसमें ड्राइंग वगैरह बना देते हैं, हाँ जो कि मुझसे बनती नहीं, लेकिन बनाने का प्रयास पूरा करता हूं कि अच्छी लगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इधर कितने मटेरियल हैं 1 और 2, और इधर कितने हैं 1 और 2, यानी ब्रैकेट कितने बनने वाले हैं, 2 लेफ्ट हैंड साइड में और 2 राइट हैंड साइड में। चलो आ जाओ बना के देखते हैं भाई। पहला नंबर बना देते हैं, और पहले में अपना क्या आता है, FE आता है बच्चों। क्या आता है? अरे बोल दो क्या आता है बच्चों, FE आता है, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। सेकंड नंबर में क्या अपना आ रहा है, सेकंड नंबर में H2O आ रहा है, यानी कि H नंबर में कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन नंबर में कितने हैं, 1 है, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दिए। अरे सर ब्रैकेट तो लगा दीजिए सर। अरे लगा रहा हूं बाबू, थोड़ा सा रुक तो, ठीक है ना। चला जा इधर देखो, चल तो पहला नंबर इधर ये हो गया, ठीक है ना। और इसमें क्या है, Fe3O4 है, ठीक है ना। थोड़ा सा तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मैंने कहा था ना कि भाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ये तो। हाँ सर ये तो बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने भी देखा था, बिल्कुल वही तो बता रहा हूं, तेरे से गधेड़े की आया था। चला जा देख इधर, चलो इधर ये ब्रैकेट नंबर 1 बना दिया, और ये हमने 2 बना दिया बच्चों। इधर देखो केवल इधर H2 है, H नंबर में कितने हैं, 2 हैं। अब आ जाओ बैलेंस कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करना है, और बैलेंस करना तो सर हमें आपने सिखा दिया है, तो इस बार हम ट्राई करेंगे। अरे बिल्कुल आपके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हूं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं समझा उनके लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, समझने के लिए ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इधर देखो, इधर Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड में। अरे सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में ना Fe 1 है, हाँ ठीक है। तो इधर कितना है सर, इधर तो 3 है सर, इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसको 3 बनाइए ना सर। बिल्कुल बनाता हूं बेटा, बिल्कुल बनाता हूं बच्चों, ये देखो 3 बना दिया, ठीक है ना। चलो तो ये तो हो गया अपना, ठीक। फिर इसके बाद H ना सर, इधर H जो है ना वो 2 है, और इधर ना इधर भी 2 है, तो H तो हमारा बैलेंस है सर, इसको मत टच करिए, ठीक है, नहीं टच करता। फिर इधर ऑक्सीजन सर ना नंबर में 1 है, और इधर ऑक्सीजन नंबर में 4 है। अरे इधर नंबर में 4 है और इधर 1 है, तो इसको अगर आपको 4 करना है तो सोल्यूशन एक ही है कि आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। लेकिन इसके बाद बिगड़ जाएगी कहानी, क्योंकि इधर 4 आपको लगाते ही ये जो आपका H है ना वो 8 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे, जबकि आपके ये तो 4 हो जाएंगे, ये तो बैलेंस हो जाएंगे, यानी ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये काम हमारा बिगाड़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 8 हो गए और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन केवल 2 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चों। इधर भी आप क्या लगा दें, 4 लगा दें, तो 4 2 8, तो इधर भी आपके हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, इधर भी आपके हाइड्रोजन 8 हो गए, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया, ये भी आपका बैलेंस हो गया, और बाकी सब कुछ पहले से बैलेंस था। तो हमने क्या एक्सचेंज किया है, जल्दी से बताएं सर, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप ही बताएं सर। ब्रैकेट नंबर फर्स्ट में आपने 3 लगाया है, तो आप पहले नंबर में 3 लगा दें सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं बच्चों, बहुत ही समझदार हो चुके हैं आप। इधर H2O वाले में ब्रैकेट नंबर 2 में 4 लगाया, तो इधर आप 4 लगा दें। इधर आपने कोई एक्सचेंज नहीं किया है, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है, और इधर आपने 4 लगाया है, तो इधर भी आप 4 लगा दें सर। और इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। बहुत होशियार हो चुके हैं हम, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रही है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, और आपको पूरी की पूरी साइंस इसी मजेदार लेक्चर के साथ आपको मिलने वाली है। ऐसे ही हम वन शॉट को कवर करेंगे, पूरी की पूरी साइंस को कवर करेंगे, बहुत जल्द कवर करेंगे बच्चा, बहुत जल्द। नए नए ताजे ताजे लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं हम लोग, ताकि ये बोर्ड एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाएं और बोर्ड एग्जाम में फोड़ कर आए बच्चों। हमारे बच्चे जो फ्री में पढ़ रहे हैं वो भी फोड़ के आएंगे, बहुत कुछ आएगा भी। मजा करो बस, तुम आनंद लो, मजा लो, ठीक है ना। चलो तो ये आपके लिए फिर मैंने क्वेश्चन भी दे दिए, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे कहेंगे सर आप तो बहुत सारे कर लिए, हमारे लिए क्वेश्चन आप दे नहीं रहे, तो बच्चा देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपके लिए सेट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5
5, 6, 7 यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक तो मैंने बता दिया। बाकी के सभी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और सर आंसर कैसे पता चलेगा, हम कमेंट करेंगे तो सर को भी पता चले कि आप घर में कर रहे हैं और आपके आंसर मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। इसके भी रिप्लाई आपको हम देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट करे, उसके डाउट भी हम क्लियर करेंगे। हम सब प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन चीजें दे सके, फ्री में दे सके, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आप लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देन मैं आगे बढ़ूं। अरे बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? मजा आ रही है क्या? मजा आ रही है क्या? मजा तो अब से आना स्टार्ट हो गया। अभी तक तो हम सीख रहे थे, अब तो हम पार्ट में आ चुके हैं, जो मेन पार्ट होता है अपने इस चैप्टर का। अरे क्या है वो? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे बच्चों तो जो टोटल टाइप्स मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे? वो 5 टाइप्स मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में तो कहीं से क्वेश्चन आएगा। वो हमारे वन शॉट से आने वाला, ये पहले ही सर ने बता दिया। क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ भी आए, वो हमारे वन शॉट में तो होगा ही होगा, 101% होगा। और कुछ क्वेश्चन तो हमारे भी आ जाएंगे बच्चों। जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना करने के लिए बुआ, वो क्वेश्चन आएंगे, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे बच्चों। जरा ध्यान से देखो, इधर देखो। पहले टाइप की रिएक्शन हमारी कहती है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या? अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें बता देता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक दे देता हूं आपको, ताकि आपको जब मैं समझा रहा हूं पर्टिकुलर तो मजा आएगी। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है ना कि 2 चीजें जुड़ती हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट एक, रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट एक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट एक से ज्यादा। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया। इसमें ना आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट एक है, और इसमें आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ, ये रिएक्शन जो है ये डिफरेंट बिटवीन में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं। तो अभी तो बहुत ही डिटेल में हमें बात करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं आपको समझा दूं। अरे देखो ना, इधर 2 रिएक्शन समझ में आई क्या? इधर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट ओनली 1 है। इधर रिएक्टेंट ओनली 1 है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। 2 रिएक्शन तो समझ में आ गई। तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है ना, एक आदमी हट्टा कट्टा आता है और दूसरे पतले दुबले आदमी को मार के भगा देता है। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को गायब कर देगा बच्चा, मार के कहेगा भाग तो इधर से, अभी तू लेस रिएक्टिव है, मैं मोर रिएक्टिव हूं, मैं जुड़ूंगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तरफ से चलता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। देन रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें आप रो देते हैं ना, ऐसे समझा दूंगा ना बच्चा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप। एक बार समझ लिया ना, दिमाग में घुस जाएगा, जिंदगी भर कोशिश करेंगे कि सर ये भूल जाए, लेकिन भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं बच्चों। इतनी शानदार सी ट्रिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है ना, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं भाई। और किसके साथ स्टार्टिंग करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine with from a single product, यानी with from a सिंगल प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चों तो वो कैसा होगा? सिंगल होगा। प्रोडक्ट हमेशा सिंगल बनेगा, रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, पहले ही सर ने बता दिया था। ठीक है ना। और ये इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग के साथ में आया हूं। रीजन ये है कि हेडिंग के साथ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं भाई, ऐसे नहीं आता, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में आपके कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसे नहीं आते डायरेक्ट। बहुत ही कम, रेयर हैं कि ऐसे आ जाएं, बट ऐसे नेम के साथ आपकी रिएक्शंस आ जाती हैं। कुछ ऐसे हेडिंग्स में लिखा रहेगा कि आपको बताना है कंबशन ऑफ कोल कैसे होता है। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन आपको बतानी है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पहली रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर हम लोग ना कोल को क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो यहां पर बर्न का हम लोग क्या कर लेते हैं? वो भी लगा लेते हैं। ठीक, साइन लगा लेते हैं। देन आपको पता है कोल यानी कि कार्बन, ठीक है ना, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। जब इसको मैं बर्न करूंगा ना बच्चा, तो ये ऑक्सीजन के टच में आता है। किसके टच में आता है? ऑक्सीजन के। और ये बना लेता है क्या? ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक तरीके की गैस है। देखो ना, पहले हमारे पास ये सॉलिड में था, जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में केवल और केवल गैस मटेरियल मिल रहे हैं। गैस गायब हो जाएगा भाई, ये केवल गैस मटेरियल मिल रहे हैं, और साथ ही साथ में कुछ रॉ मटेरियल जरूर मिलेंगे। और यहां पर क्या हो जाएगा? एनर्जी भी आपकी रिलीज हो रही है बच्चों।
यानी कि आगे भी आप जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ेंगे ना तो भी ये रिएक्शन बताई जाएगी। और मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बता दे, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं बताऊंगा भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो मैं बताऊंगा, ये जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो कमेंट कर दें। अरे आ जाओ सेकेंड नंबर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर बच्चों सोडियम ऑक्साइड्स मिलते हैं। और इसी तरह से जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करा देते हैं तो बच्चा हमें मिलता है HCl, जो कि है एक तरीके का एसिड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो आपके स्टमक में भी होता है, सभी बच्चों को पता होगा। हाँ, तो अगर आप इन तीनों रिएक्शन को देखें बच्चों तो आपको एक चीज पता चलेगी, वो ये है कि यहां पर भी बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो नंबर में 1 है। सर ये हीट भी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही, बच्चा हीट प्रोडक्ट नहीं है, ये एनर्जी है एक तरीके की, उसे हम प्रोडक्ट में नहीं गिनते। फिर इसके बाद इसमें भी जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों वो भी 1 ही प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट बन रहा है। और यहां पर भी बच्चा आप जब प्रोडक्ट देखेंगे तो ओनली 1 प्रोडक्ट ही देखने के लिए मिल रहा है। यानी आपको एक चीज तो समझ में आ गई, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो हैं जिसमें रिएक्टेंट तो एक से ज्यादा होते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा संख्या में नंबर में 1 ही होते हैं। इस तरीके की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और सर ने एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया। अरे बोलो क्लियर है, ये चीजें क्लियर हैं क्या? अरे ये चीजें क्लियर हैं क्या? हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो जनरली टीचर्स क्या करते हैं ना, इतना बता लिया और नेक्स्ट रिएक्शन, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो 1 शॉट हैं ये कुछ अलग हैं और सबसे अलग हैं, कुछ नहीं अलग, सबसे अलग हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है ना बच्चों कि यहां पर हम कुछ यूनिक सी चीजें लेकर आए हैं। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए, लेकिन कुछ आपके लिए और भी गिफ्ट हैं बच्चों, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जहां से क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं जानता हूं आप देखकर तो समझ जाएंगे कि हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल है, लेकिन बच्चों आपको डायरेक्ट भी ये रिएक्शंस आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट भी इस रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? आपको डायरेक्टली लिख देगा कि सोडियम और इधर लिख देगा ना कैल्शियम, प्लस कर देगा सोडियम कैल्शियम, मिलने के बाद क्या बनेगा भाई? आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो तो बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन होगी। इसी तरह से जब मैं ऐड करता हूं किसको, जब मैं ऐड कर दूंगा मैग्नीशियम को किसके साथ बर्न कर दूंगा? ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। और अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करता हूं वाटर के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगाऊंगा यहां पर, मैं स्टार लगा दिया तो मतलब समझ जाया करो कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। देन ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना चाहूंगा मैं यहां पर भी कि जब भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? Fe की ऑक्सीजन गैस के साथ तो बन रहा है Fe2O3 बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की रिएक्शंस में कुछ मैंने जो अदर रिएक्शंस बताई ना उनमें ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना बच्चों, तो ये आपको जरूर मिला होगा, जरूर मिली होंगी ये रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जो छोड़ जाते हैं अक्सर, लेकिन हम पूरा पढ़ाएंगे बच्चा और मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, मजा जरूर आएगी लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने आपको बता दिया। देन हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस में आएंगे, रिएक्शन नंबर 2, जिसे हम क्या कहते थे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि रिएक्टेंट जो आपका होता है वो ब्रेक होता है। यहां पर डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना। और जब बेटा जो भी चीजें टूटेंगी ना वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगी। सपोज दैट मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको तोड़ दूं ना बच्चा, तो ऐसा हो सकता है क्या कि पेन भी टूट जाए और टुकड़े भी ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? टूटेगा तो टुकड़े तो होंगे, यानी एक से ज्यादा टुकड़े होंगे, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अभी तो ये एक ही रिएक्टेंट है, इसी को तोड़ के मैं कई प्रोडक्ट बना दूं, तोड़ नहीं सकता ना बच्चा, महंगा आता। समझ मेरी बात को ना? हाँ, अपने अपने पेन तोड़ के देख लो भाई, अपने अपने पेन तोड़ के देख लो, नाम मत बताना कि आशीष सर ने कहा था ऐसा करने के लिए, ठीक है ना। बाद में पता चले कि अरे सर रिवीजन तो आप बढ़िया दे रहे हैं, पढ़ा तो बढ़िया रहे हैं, लेकिन ये रोज पेन तोड़ रहा है बच्चा, हमारा प्रोडक्ट बनाने लगता है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। आ जाओ बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन रिएक्शन में ध्यान देना है आपको। ये हमारे पास, ये हमारा क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट है। ये हमारा क्या बच्चों? ये हमारा रिएक्टेंट है।
और ये जो रिएक्टेंट है इसको जब हमने तोड़ा तो तोड़ने के लिए बच्चा हमें हीट तो देनी पड़ेगी। देखो यहां पर एक बहुत ही कॉमन सी बात ये हो जाती है कि हीट की तो रिक्वायर्ड होती, मतलब यहां पर हीट की रिक्वायर होगी ही होगी, रिक्वायरमेंट होती है, हीट तो अपने को चाहिए ही होता है, किसी चीज को तोड़ना है तो हीट तो देना पड़ेगा। हीट देंगे तो बेटा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये जो बनने वाले हैं ना इनको हम कह देंगे ये हमारे प्रोडक्ट हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान से देखो, पहले ए और बी साथ में थे, केवल एक रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट हमेशा नंबर में ओनली 1 होंगे बच्चों, इधर तो 1 जरूर लिख लेना। जबकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा बनेंगे और ये सामने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी गया है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। बट इनके भी हम टाइप्स बना देते हैं और इन टाइप्स से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से इनके टाइप्स को आपको समझना है। टाइप नंबर फर्स्ट जो कि है थर्मोलिसिस, टाइप नंबर सेकंड जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस, टाइप नंबर थर्ड जो कि है फोटोलिसिस। थर्मो का मतलब होता है हीट। अरे बोलो, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। तो थर्मो का मतलब हीट है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उन्हें हम थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और यही हीट जब हम देते हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देते हैं बच्चों। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब इसी रिएक्शन को हम करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, इसी को हम फोटोलिसिस बोलते हैं। यहां पर लाइट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट के फोटॉन्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो चीजें तो टूट रही हैं तीनों में, लेकिन अलग अलग कंडीशन है। एक में हम डायरेक्ट हीट दे रहे हैं, एक में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और एक में हम बेटा लाइट की एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जैसे सनलाइट की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके तीनों के टाइप्स, और इनके जितने टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं उनसे 10 गुने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल एक एक बेटा नहीं समझना, बहुत एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों, बहुत। मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल कैसे याद रखना है। याद रखने की ट्रिक होती है ना बच्चा, समझना पड़ता है उस ट्रिक को। एक बार अगर आपने समझ लिया ना, दिमाग में गया ना मतलब गया, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। ध्यान से चीजों को आप देखेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहली रिएक्शन देख लो। पहली रिएक्शन है जो कि थर्मोलिसिस की है। क्या कहता है पहली रिएक्शन? कि अगर आपके पास क्या है? अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। मैंने नाम क्यों लिखा? क्योंकि बच्चा नाम से क्वेश्चन आता है। हाँ, कि थर्मोलिसिस का डिकम्पोजिशन करवाना है तो कैसे होगा? किसका? थर्मोलिसिस। अब देखो नाम कैसे आएगा? नाम आ जाएगा कि थर्मोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब अपने को यही नहीं पता कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, तब तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, क्योंकि जब फार्मूला ही नहीं पता तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी बोल ना। तो अपने को नाम तो याद रखने पड़ेंगे बच्चा, नाम तो याद रखने पड़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा। और जब मैं हीट देता हूं ना, मैं आपको कह रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं बच्चा, याद करवाना होता ना तो कह देता कि बेटा ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, आगे बढ़ जाता। मैं फिर से कह रहा हूं, सिखा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखना बच्चा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यहीं पर रट जाएंगी रिएक्शन। देखो जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं ना, जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो सबसे पहले गैस भगती है। गैस के बाद आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भगेंगे। तो यहां पर आपको पहले गैस को भगाना भाई। तो गैस यहां पर ना CO2 के फॉर्म में भग जाएगी। CO2 के फॉर्म में गैस रिमूव हो जाएगी बच्चों। तो अगर CO2 इससे हटा दोगे तो बचेगा क्या? CaO बच जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या बन गया? ध्यान से देख बच्चा, इधर प्रोडक्ट बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में अलग हो गई बच्चों, गैस के फॉर्म में अलग हो गई। बोलो ये रिएक्शन समझ में आई क्या? रिएक्शन कैसे सॉल्व कराना है? गैस को भगा देना, रिएक्शन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि इसको हीट दे दूं बच्चा, इसको मैं क्या दे दूं? हीट तो सब में देनी पड़ेगी देख, क्योंकि तो थर्मोलाइसिस पढ़ रहा है ना। देख अब अपने को हीट देना है तो इधर से गैस को भगाना है। तो गैस को भगाना तो इधर CO3 तो है नहीं, तो गैस यहां से जो भगने वाली गैस है ना वो हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह O2 गैस भगेगी। अब O2 को अगर मैंने भगाया बच्चा, O2 गायब कर देना, इधर से O2 गायब कर दे तो KCl बचा ना। तो इधर अपने को प्रोडक्ट में KCl पोटेशियम क्लोरेट और साथ ही साथ में आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी बच्चों।
ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट को लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और अगर मैं स्टार लगा रहा हूं, देखो सब में तो स्टार नहीं लगा रहा ना, मैं सब में स्टार तो नहीं लगा रहा हूं, और इसको मैंने ना 3 स्टार नहीं दिया, इसको मैंने 5 स्टार दिया बच्चों। तो आप समझ सकते होंगे कि अभी तक में मैंने जितने रिएक्शन पढ़ाई या जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फेरस सल्फेट लेते हैं ना, पहले तो आपको फेरस सल्फेट का बच्चा फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला क्या है, FeSO4। और जब मैं इसे हीट दे देता हूं ना बच्चा, तो आपको ध्यान ये देना है कि गैस तो निकलेगी यहां से, लेकिन यहां पर 2 गैसियस फॉर्म में दिखेंगी चीजें। एक तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिखेगी, और साथ ही साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बच्चा निकले यहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों निकलती हैं गैसेस, 2 तरीके की गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैसेस निकलेंगी। और साथ ही साथ में यहां पर Fe2O3 आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने बता दिया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, बच्चा कमेंट करेगा और हम इस कमेंट का रिप्लाई देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें। ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो, ये भी रिएक्शन, जिसने मैंने इसको 5 स्टार दिया ना, वैसे मैं इसको भी 5 स्टार दूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सभी को आप 5 स्टार दे रहे हैं? रीजन ये है ना कि ये दोनों रिएक्शन बहुत बार आई हैं और अलग अलग तरीके से पूछी गई है। जैसे एक बार तो केवल बोर्ड एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आया बच्चा, वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया कि PbNO3 का होल ट्वाइस जो है ना बच्चा, उसका केवल आपको फॉर्मूला लिख देना है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार बोर्ड एग्जाम में कि लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, या इसे हम क्या कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट को बच्चा हम बोलते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हमें याद रखना है, इसका जो केमिकल नेम है वो भी इंपॉर्टेंट है और केमिकल फॉर्मूला भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिएक्शन भी इसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम लेड नाइट्रेट लेते हैं बच्चा, उसे हम हीट दे देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि यहां से आपका NO2 रिमूव हो जाएगा, जो कि गैस है एक तरीके की, साथ ही साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिमूव हो जाएगी। तो बचेगा कौन, बचेगा केवल लेड ऑक्साइड, और साथ ही साथ में NO2 और O2 रिमूव हो जाएंगे बच्चा। इस तरह से मैं रिएक्शंस को बच्चों को याद रखवाता हूं और दिमाग में घुसेड़ता हूं कि हाँ, आपको दिमाग में घुसेड़ के रिएक्शन को रखना है कि बाद में भूल ना जाए भाई। ऐसे ही अगर आप रिएक्शन अगर प्रैक्टिस कर लिए ना 2-4 बार, तो भूलने नहीं वाली है बच्चे, मेरा प्रॉमिस है, भूलेगी नहीं, भूलेगी नहीं बच्चा, कितना प्रयास करेगा भूल नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब है हमारा B नंबर, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। यानी जो हम यहां पर एनर्जी देने वाले हैं ना, वो किस फॉर्म में देने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम यहां पर हीट देने वाले हैं। हीट तो है ही है, लेकिन किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में है। कोई भी मटेरियल होगा, हीट देंगे ब्रेक हो जाएगा। आ जाओ रिएक्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3। बेटा Al2O3 होता है, यहां पर Al2O2 नहीं होता, Al2O3 कर देना यहां पे, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं इसको ना हीट दे देता हूं बच्चा, क्या दे देता हूं, हीट। और ये हीट किस फॉर्म में है, ये हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। बच्चों किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां से ऑक्सीजन भागेगा, O2 भागेगा, और बचेगा क्या, केवल और केवल एल्यूमिनियम, क्योंकि O2 तो भाग गया ऑक्सीजन के फॉर्म में, एल्यूमिनियम बच गया और ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो गई बच्चों, ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो गई, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट में हीट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में हीट दे देते हैं, तो ये वाटर किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, H2 और O2। H2 और O2 के फॉर्म में ये वाटर हमारा अलग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या डीकंपोज्ड हो जाता है। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूं बच्चा, है तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, लेकिन कई बार आई। सोडियम क्लोराइड लेता हूं, और जब मैं सोडियम क्लोराइड को क्या कर देता हूं ना, अगर मैं इसको हीट दे दूंगा बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो ये बनाएगा NaCl2। यानी कि यहां पर सोडियम अलग और क्लोरीन एक तरीके की गैस है बच्चा, क्लोरीन एक तरीके की गैस है और सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में होगा।
तो इस तरह से अलग हो जाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बढ़िया तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे। सोडियम क्लोरेट को हमने जब हीट दी, यानी कि हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, तो वहां पर हमें सोडियम और क्लोराइड गैस मिली, यानी क्लोरीन गैस मिली। ठीक है ना, बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? अरे बोल दो इतनी बातें क्लियर है, ये रिएक्शन समझ में आ रही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं फोटोलिसिस का। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके। फोटोलिसिस में हम क्या करते हैं ना, जब हम सिल्वर ब्रोमीन लेते हैं और यहां पर हम लाइट देंगे बच्चा, यहां पर हम क्या लेंगे, लाइट। अब देखो लाइट जनरली सनलाइट का यूज किया जाता है, लाइट के साथ हीट हम दे रहे हैं, यानी लाइट हीट दे रहे हैं, तो ये आपका ब्रेक डाउन होगा दो कंपोनेंट्स में। एक तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगी, जो कि किस कलर की होती है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ब्राउन कलर की। ये मतलब मैंने चीजें लिख रहा बच्चा मैं यहाँ पर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किस कलर का ब्रोमीन यहां पर अलग जो होता है किस कलर का होता है बच्चा, तो आपको याद रखना है कि ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का? ब्राउन कलर का। इसी तरह जब मैं सिल्वर क्लोराइड की बात करता हूं तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी बच्चा। इसका भी कलर मैंने मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कलर्स याद रखने हैं, क्योंकि एक्टिविटी के आंसर भी हो जाते हैं। ज्यादातर एक्टिविटी को मैंने यहीं से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अभी अलग से भी मैं आपको एक्टिविटी पढ़ा दूंगा, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको बने रहना है, समझते रहना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी साइंस में कवर करने वाला हूं, बहुत ही कम समय में। एग्जाम से पहले कंप्लीट साइंस का रिवीजन बच्चा आपको दूंगा मैं, मजा आएगी आपको। जो आप पढ़ के जाएंगे ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और या जब आप मेन एग्जाम बोर्ड में बैठे होंगे ना, आपको आनंद आ रहा होगा, आपको फील आ रही होगी। अगर आपने उन चीजों को पढ़ के समझ लिया है तो आपको लग रहा होगा कि यार हमने पढ़ा था, कुछ तो हमने पढ़ा था जो गजब का था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें होता क्या है कि जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस्ड कर देता है आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देख। पहले मैं पहले एग्जांपल के थ्रू तुझे समझाने की कोशिश करूंगा, देन मैं आपको रियल एग्जांपल लूंगा रिएक्शन वाली, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ये बंदा 1 था, बंदा 2 था, ठीक है ना। ये सी है। अब देख ए और बी और सी इस तरह से हैं। हुआ क्या कि जो ये सी है ना, सी ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, तो अपनी रिएक्टिविटी को दिखाएगा और इस बी को ना बाहर मार के भगा देगा कि तू भाग, क्योंकि तू लेस रिएक्टिव है, तू लेस रिएक्टिव है, इसीलिए तू भाग भाई। आर का मतलब रिएक्टिव है इधर, ठीक है ना। तो तुझे भागना पड़ेगा, मैं तेरी जगह लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाऊंगा, मैं इसके साथ जुड़ जाऊंगा तुझे मार के भगा के। तो होगा क्या, सी ने इसकी जगह ले ली, देख इधर सी ने इसकी जगह ले ली और बच्चा बी जो आपका है ना वो अलग हो गया, बेचारा अलग हो गया। इसको रुला देते हैं तो ज्यादा मजा आएगी। अब ये रोएगा क्यों? क्योंकि ये अलग हो गया। रीजन क्या था? ये लेस रिएक्टिव था बच्चों। तो इसी तरह से आपके सामने एक प्यारी सी रिएक्शन है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप याद रखेंगे कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, ट्रिक भी बता दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, अपने को ध्यान से समझने का, ठीक है ना। चला देख इधर देख, अगर मैं बात करता हूं ना Fe की और इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं CuSO4 के साथ, यानी कॉपर सल्फेट के साथ, तो होगा क्या, जो आपका Fe है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है। Fe आपका ज्यादा रिएक्टिव है और जो Cu है ना ये लेस रिएक्टिव है। तो ये Fe जाएगा Cu की जगह और Cu को यहां से मारकर बाहर निकालेगा। तो Cu बैठ के रोएगा। रोएगा कैसे भाई? रोना पड़ेगा ना इसको, तो ये कम रिएक्टिव था तो भागना तो था ही। जो रिएक्टिविटी को कम दिखाएगा, जो पढ़ाई कम करेगा, नंबर तो कम आने हैं ना बच्चा, नंबर तो कम आने हैं। मेरी बात देख समझ, बाद में रोना ही है, बाद में रोना ही है। नंबर अभी बढ़ा ले अपने, ठीक है ना। रिएक्टिविटी को बढ़ाओ अपने अभी। तो ये कम रिएक्टिविटी को शो कर रहा था, इसलिए इसको मार के बाहर निकाल दिया गया। कम रिएक्टिविटी वाले की इज्जत कभी नहीं होती बच्चों। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये Fe हो गया बच्चों, और Fe ने जगह ले ली SO4 के साथ। Cu की जगह ये आ गया और इस बार Cu जो है ना वो अकेला, यानी कॉपर अकेला पड़ा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को समझ बच्चा। देख इधर देखो बच्चा, इधर मैंने क्या कहा कि ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो
शो करता था, इसने Cu को बाहर निकाल दिया और Cu की जगह Fe ने ले ली, FeSO4 हो गया, Cu बाहर भाग गया क्योंकि ये लेस रिएक्टिविटी को शो करता था। ठीक है ना, चलो आ जाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, मुझे पता है। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन मैं आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर बता देता हूं। ठीक है ना, चलो अगर मैं बात करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो यहां पर ना दो तरफा डबल डिस्प्लेसमेंट, दो तरफी डिस्प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से रिएक्शन को मैं कहता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे होता है ध्यान से बच्चा समझना, देख मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना तुझे, ठीक, आ जाओ, देखो 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 इधर देखो, जो आपका बच्चा ये है ना बी नंबर, इसको मैं बी कहूंगा, इसको मैं ए कहूंगा, बच्चा इसको मैं बी कहूंगा, इसको मैं ए कहूंगा। ध्यान देना, ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, ये मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। और ये जो आपका डी है ना बच्चा, डी, ये आपका लेस रिएक्टिव है। कैसा रिएक्टिव है ये लेस रिएक्टिव। डी नहीं बच्चा, डी को नहीं लूंगा, सी ज्यादा, सी यहां पर जो आपका सी है ना, ये लेस रिएक्टिव है, ये आपका लेस रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा, तो जो ये है ना, ये आपका जो बी दिख रहा है ना बच्चा, बी जाएगा किसके पास, बी जाएगा इस लेस रिएक्टिव के पास, इसके पास, और इसको कहेगा भैया अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, क्योंकि इधर का ना एग्जांपल ए और डी के अकॉर्डिंग इधर के एग्जांपल सेट है, तो आ जाओ ए और डी के एग्जांपल अकॉर्डिंग से बात है भाई, जिधर सेट रहेगा ना उसी को समझना पड़ेगा अपने को ना। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर मैं चीजें सही कर देता हूं दोबारा से, ध्यान से समझना। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसको मैं क्या कहूंगा बच्चा, इसे मैं ए कहूंगा, इसे मैं बी कहूंगा, ये आपका सी और डी हो गया। तो इधर जब रिएक्शन हुई ना, तो रिएक्शन में ये ए और डी है और इधर ये सी और बी है बच्चों, सी और बी है, यानी ए के साथ डी आके जुड़ चुका है। ये जो डी था ना, ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता था, ये मोर रिएक्टिव है बच्चों, ये मोर रिएक्टिव है। तो ये दौड़ते फांदते आया और इस बी को ना इसने मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि बी आपका लेस रिएक्टिव था और बी की जगह किसने ले ली, डी ने ले ली। बी की जगह किसने ले ली बच्चा, डी ने ले ली। तो हुआ क्या, अब बी की जगह डी ने ले ली, तो सोचा इसने, बी वाले ने सोचा कि यार इस डी की जगह तो खाली हुई होगी ना, तो एक काम करते हैं ना, डी की जगह पर चले चलते हैं, अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, तो जहां भाई जगह खाली है ना वहीं चलते हैं, चलो आ जाओ। तो ये क्या किया ना, इसने उस जगह का यूज किया कि सी की जगह खाली हो गई थी, सी के बगल में डी, क्योंकि डी यहां पे आ चुका था, तो अब ये बी आके सी के साथ जुड़ गए, ऐसे करके। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं इन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है ना, तो दूसरा वाला जाता है उसकी जगह ले लेता है कि भाई चल जहां जगह खाली हो गई ना, अपने को वहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि अपनी रिएक्टिविटी स्लो है। अरे बोलो समझ में आया क्या, अरे समझ में आना चाहिए बच्चों। इसके लिए आपको ना ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। देख अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं आएगा ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर है, ये अपनी लर्निंग पावर के ऊपर है, और ये नहीं आएगा ना तो अपने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी नहीं आएंगी। रीजन बच्चा ये है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर अपने को यही नहीं पता कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तब तो हो ही नहीं पाएगी ना रिएक्शन, तब तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएंगी। इसके लिए मैंने ट्रिक भी रखी है, देखो ये एक ऑर्डर है, और जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में, जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में ना इस साइड बढ़ते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे आप इस ऑर्डर में इस साइड बढ़ेंगे, यानी इस साइड जैसे जैसे बढ़ेंगे, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है ना वो लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इधर की रिएक्टिविटी लेस हो जाएगी, इधर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, कह दो ना कल मिलेगी ऑडी जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो ये थोड़ी सी ट्रिक जो अटपटी सी है, क्योंकि ठीक है याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें बहुत प्यारी सी ट्रिक है, याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बता भी देता हूं। देखो कह दो ना का मतलब के हो गया, कह दो ना यानी कि Na, कह दो ना कल यानी कि कैल्शियम, मिलेगी यानी कि मैग्नीशियम Mg, ऑडी का मतलब होता है एल्यूमिनियम Al, जेन का मतलब हो गया Zn, फरारी का मतलब हो गया Fe। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत है क्या, अरे इससे याद रखना मजा आएगी, ठीक है ना। चल अब फिर का मतलब क्या हो गया Pb, फिर भी मतलब Pb है यानी कि H, क्यों यानी कि Cu, मिली का मतलब क्या हो जाएगा, मिली को हम बोलते हैं ना मरकरी का मतलब Hg होता है, सिल्वर का मतलब Ag होता है, और प्लेटेड ऑडी का मतलब क्या होता है Au होता है।
तो इस तरह से मैं इस ट्रिक को याद रखता हूं और इस तरह से मैं इस रिएक्टिविटी को याद रखता हूं ताकि मुझे कभी रिएक्टिविटी में डाउट ना हो। वैसे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं ना तो रिएक्टिविटी याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि दिमाग में सेट हो जाती है वो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी रिएक्टिविटी आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी रिएक्टिविटी आएगी, तो रिएक्टिविटी बहुत पढ़ना है हमें। इस ऑर्डर को बहुत बार अभी हम पढ़ेंगे तो याद हो जाती है जनरली, इसमें दिक्कत नहीं होती है बच्चों को, ये याद हो जाती है, ठीक है ना। चलो अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब देखो क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगी बच्चा। अब क्वेश्चन करते हैं, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को सॉल्व करते हैं जो अपने बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप इतनी सारी रिएक्शन क्यों समझा रहे हैं? मैंने कहा था, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था जितनी भी रिएक्शन आएंगी बोर्ड एग्जाम में वो अपने वन शॉट से आने वाली हैं, नो डाउट, क्योंकि हम बहुत सारी रिएक्शन लेकर आए हैं और हम हर एक कोई रिएक्शन को टच कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है या कभी आई है या आने के चांसेस है, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? चला इधर पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक है, मैं सिखाऊंगा आपको, जिंक है। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव, जरा ध्यान से देखो कैसे पता चलेगा। देख जिंक यहां पे आ रहा है, कॉपर यहां पे आ रहा है, जो इधर जितनी दूर तक आएगा मतलब लेस होगा। अब देखो ये पहले आ गया है तो ये ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा, ये बाद में आ रहा है तो ये कम रिएक्टिविटी को शो करेगा, यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा। जिंक जाएगा किसके पास? इस कॉपर के पास और इस कॉपर को मार के बाहर भगाएगा, कॉपर हो जाएगा अकेला, कॉपर हो जाएगा अकेला, जिंक ने ले ली इसकी जगह, ZnSO4 बन गया बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है क्योंकि बहुत ही पहले आ जाता है सोडियम, और इसके बाद जो H है वो तो बहुत दूर आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यानी कि ये जाएगा H को बाहर निकालेगा और बन जाएगा क्या बच्चों? यहां पर NaOH बन गया और ये H2 गैस बाहर निकल गई। वैसे यहां पर बनेगा क्या बच्चों? यहां पर आप सही कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोडियम हो गया, ठीक है। इसके साथ Na2O बनना चाहिए, यानी कि Na2O, इसको आप सही करेंगे, रिएक्शन गलत है। Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इस तरह से आपका क्या बनेगा? वो आपका मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कि आपके पास मेथेन गैस थी, आपके पास Cl है, और होगा क्या ना, ये जो रिएक्शन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको स्टार लगा लेंगे बच्चों। ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है, वैसे अभी मैंने एक ही स्टेप दिखाया है, लेकिन इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से बच्चों समझेंगे। अपने पास क्या होती है? अपने पास मेथेन यानी CH4 है। जब इसकी रिएक्शन में क्लोरीन गैस के साथ करवाना चाहता हूं, Cl2 के साथ करवाना चाहता हूं, तो यहां पर एक ट्रिक काम करती है बच्चों। कैसे? कि ये 4 स्टेप में होगी, हर एक स्टेप में एक HCl निकलेगा, ठीक है ना। तो एक HCl को निकालना है, इधर से आप H निकाल दें, एक H निकाल दें और इधर से एक Cl को लगा दें, तो यहां पर जो निकलेगा ना वो निकल जाएगा HCl और बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3Cl, ठीक है ना। अब इस CH3Cl को पकड़ना है इसको बच्चा, और इसको दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करा देना है। दोबारा से आपको करना है कि इधर से आपको H निकालना है, इधर से आपको Cl निकालना है। तो HCl आपने निकाल दिया बच्चों, ऐसे HCl आपने ऐसे निकाल दिया, तो बचा क्या? इधर हो गया CH2Cl2 और ऐसे करते करते बन जाएगा CCl4, ऐसे करके आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएंगे। और ये 4 स्टेप में होगा क्योंकि अभी भी 2 कार्बन, देखो 2 हाइड्रोजन बचे हैं। पहले हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे तो पहले हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, फिर 4 से हमने पहली बार करवाया तो 3 बचे, दूसरी बार में 2 बचेंगे, तीसरी बार में 1 बचेगा, चौथी बार में गायब हो जाएंगे, यानी 4 स्टेप में होगी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को आप रफली याद रखेंगे बस, ठीक है ना। चलो आ जाओ, फिर इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें मैं स्टार लगाऊंगा, 4 वाले में ट्रिपल स्टार लगाना चाहूंगा। इसमें क्या है कि Fe2O3 को जब रिएक्ट करवाएंगे एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम जो आपका है ना वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है Fe के, क्योंकि एल्यूमिनियम आप देखेंगे तो यहां पे आ रहा है यहां, और Fe आपका यहां पे आ रहा है, यानी ये लेस रिएक्टिविटी को शो करेगा और ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा। तो एल्यूमिनियम जाएगा, इसकी जगह ले लेगा, इसको बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो जो Fe है वो बाहर निकल आया और Al2 ने किसकी जगह ले ली? Fe की जगह ले ली। अब देखो ये जो 2 कंडीशन और है ना, ये जो 2 कंडीशन और है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, क्योंकि बच्चे ना क्वेश्चन करके चले आते हैं और बाद में पता चला कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। ध्यान से समझना है मेरी बात को। डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड करता है, सब बच्चों को पता होगा। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो Ag और Au ये सबसे लास्ट में आते हैं, इससे पहले ही कॉपर आ जाता है, यानी जो कॉपर है वो इनसे ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है। अगर कॉपर जो आपका ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करेगा, ये मोर रिएक्टिव है बच्चों, तो ये एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा,
इसकी जगह नहीं ले पाएगा, तो इस कंडीशन में ये दोनों रिएक्शन नहीं होंगी। रीजन ये है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम इन्हें डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता, एल्यूमिनियम कह रहा हूं, एजी इन्हें डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, एयू इन्हें डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया बच्चों, रीजन मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है। और ये दोनों रिएक्शन में आप लिख सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन बच्चों, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन जरूर लिखेंगे इस चीज को और इन्हें याद भी रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है ना। ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो तो आइए अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो आइए बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम जब करवा देंगे सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना है आपको। पहले में देखना Ba कहां पे आता है, तो Ba कहां पे है भाई, कहां पे है, कहां पे नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है ना। तो अपने को सोडियम तो दिख रहा होगा, हाँ सोडियम ही है। अब सोडियम से पहले तो नहीं आ जाएगा, सोडियम से पहले तो नहीं आ जाएगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है। तो सोडियम क्या करेगा ना, सोडियम दौड़ता दौड़ता जाएगा और कहेगा भैया भैया आप कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं, आप बाहर निकलिए यहां से। तो Ba कहेगा ठीक है भाई मैं बाहर निकल जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर क्या हुआ कि Na ने तो Ba की जगह ले ली, यानी Na ने, सोडियम ने क्या बना लिया, NaCl बना लिया। क्यों? क्योंकि Cl के बगल में क्या था, Ba, अब Cl के बगल में क्या आ गया, सोडियम, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता था। अब इस Ba ने सोचा ना, यानी कि इस बेरिलियम ने सोचा ना कि मैं कहां जाऊं, तो उसने देखा कि यार सल्फाइड भैया अभी खाली हुए हैं, क्योंकि सल्फाइड भैया को धोखा दिया किसने, सोडियम ने। तो आ जाओ सल्फाइड भैया के बगल में चले चलते हैं और ये Ba जुड़ जाएगा किसके साथ, सल्फाइड के साथ, BaSO4 बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर से इधर सोडियम है, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है। सोडियम दौड़ता दौड़ता जाएगा, कहेगा भैया एजी भैया आपकी रिएक्टिविटी कम है और आपको बाहर निकलना पड़ेगा, एजी भैया बाहर निकलो ना, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता हूं, नहीं तो फिर मार दूंगा, फिर बाद में तुम्हें रोना आएगा। तो एजी कहेगा ठीक है भैया आपकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करिए, आप आराम से बैठ जाइए, भैया लड़ाई वड़ाई में नहीं करना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और रिएक्टिव हैं तो भाई हम तो हार ही जाएंगे बाद में, इससे अच्छा कि आप हमारी जगह ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने हमारी जगह ले ली, तो एजी ने सोचा चल भैया तूने तो मेरी जगह ली, कोई दिक्कत नहीं है, तूने मेरी जगह ली, NaNO3 बनाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तेरी भी तो जगह खाली हुई है, तो मैं तो वैसे कम रिएक्टिविटी वाला, मुझे जहां जगह मिलेगी वहीं जाऊंगा, तो मैं तेरी जगह ले लेता हूं भैया। तो यहां पे हो गया क्या, AgCl बन गया बच्चों। यहां पर कोई डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन, और 4 नंबर में तो हम डबल ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगी 4 नंबर वाली, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब देखो इधर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है कि रिएक्शन हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, जो आपका एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, इस एल्यूमिनियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, NH4 को। अब देखो ये रिएक्टिविटी में कहीं नहीं है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद ही पता चला ना, तो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। चल, तो इसको इसने मार के बाहर निकाला, इसने इसकी जगह ले ली, यानी एल्यूमिनियम ने इसकी जगह ले ली। तो ये NH4 गया और Cl के बगल में, एल्यूमिनियम के बगल में चला गया, इसने एल्यूमिनियम की जगह ले ली, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसी तरह से जब मैं लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराता हूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चा, तो होता क्या है, जो आपका K है वो ज्यादा रिएक्टिविटी, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिविटी को शो करता है, तो इस लेड को ये बाहर निकालेगा और लेड जगह ले लेगा I के साथ, लेड यहां पर I के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो K है ये NO3 के साथ बच्चा जुड़ गया है। इस तरह से आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की बच्चों रिएक्शंस होती हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, फिर ना कहना कि यार समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ठीक, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है, राइट, ओके, चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट, अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार डिफरेंट बिटवीन में, कई बार इनकी रिएक्शन से, कई बार ये पूछा जाता है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, बताओ। तो आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिएगा, और समझाने की गारंटी तो आशीष पांडे की है बच्चा, क्या टेंशन लेते हैं आप। आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए ना, तो अपने आप को 1-2 तमाशा मारने के बाद दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक, चला जा, आ जाओ देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें आपकी हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है बच्चा, हीट रिलीज होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है।
लेकिन सर मुझको ना दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, बता क्या दिक्कत होती है। अरे सर मुझको ऐसा होता है ना कि मुझे ये भूल जाता है कि कौन किसमें हीट रिलीज हो रही थी ना सर, और किसमें हीट मतलब रिलीज नहीं हो रही थी, किसमें अब्जॉर्ब हो रही थी सर, यही भूल जाता है अपने को। ये तो अपने को पता है कि एक में हीट लगने वाली है, एक में हीट निकलने वाली है, बट भूल जाता है ना सर कि किसमें क्या होगा। तो मैं तुझे ट्रिक बता दूं क्या, अरे क्या टेंशन ले रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं ना, पढ़ किससे रहा है, आशीष पांडे से। तो मैं तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि बस बता कि तुझे दिक्कत होती है और फिर मुझे देख मैं कैसे बताता हूं। ध्यान से देखना, मतलब एक्सो का मतलब होता है ना बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब अंदर, इतना तो पता होगा। हाँ सर इतना तो पता है मुझे। एंडो का मतलब क्या है बच्चा, एंडो का मतलब होता है अंदर। अरे बोलो क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि इनर साइड, इनर साइड। अरे बोलो ना, इनर साइड तो लिख लोगे, ठीक है। और एक्सो का मतलब होता है आउटर साइड, आउटर साइड। अरे बोलो ना, आउटर साइड, यानी कि आउटर साइड का मतलब हीट निकलने वाली है, और यहां पर क्या होगा, इनर साइड का मतलब हीट अंदर जाने वाली है, अंदर जा रही है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां पर हीट आउटर साइड पर हीट आ रही है यानी हीट रिलीज हो रही है। अरे बोलो समझ में आया क्या, बोल दो, समझ में तो आएगा ही। अरे बहुत आसान सी ट्रिक है सर, मजा आ गई एकदम से, मजा तो आनी चाहिए थी, ठीक है ना। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट है वो रिलीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है बच्चों। अरे बोलो समझ में आया क्या, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब इसके बाद हम बात करते हैं ना, इसमें जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये आपको हीट फील कराती है बच्चा, हीट निकलती है। मैंने कहा भाई हीट रिलीज होती तो हीट तो फील होगी, अगर आप इसके प्रोडक्ट टच करेंगे ना तो हाथ जल जाएगा। अरे हीट रिलीज हो रही थी और यहां पर तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो यहां पर आपको जो फील होगा ना वो कूलिंग फील होगी, ठंडक महसूस होगी। तो जब ठंडा महसूस हो ना तो मैं कहूंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जब आपकी हीट महसूस हो तो मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल की बात करते हैं और एग्जांपल को समझते हैं बच्चों। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, देखो ना फिर से वो एग्जाम्पल रिपीट हुआ क्या, अरे देखो ना, चलो आ जाओ। देखो अगर हम बात करते हैं आपकी नेचुरल गैस क्या है, तो याद रखिएगा नेचुरल गैस के रूप में हम मेथेन को जानते हैं बच्चों। किसे जानते हैं, मेथेन को, और इसका फार्मूला CH4 होता है बच्चों। क्या इतनी बातें पता है क्या। हाँ, अगर मैं इसका क्या करना चाहता हूं, कंबस्शन करना चाहता हूं, यानी इसे मैं बर्न करना चाहता हूं, तो मुझे हीट की रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ी सी हीट देंगे तो ये जलने लगेगा, और जब जलेगा तो बहुत सारी हीट निकालेगा, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा ना। तो जब हम मेथेन को बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और यहां पर देखना क्या है कि हीट का बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि हीट तो रिलीज होनी चाहिए थी, क्योंकि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, रिस्पिरेशन, सांस का लेना बच्चों। तो यहां पर होता क्या है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब आप ऑक्सीजन को टेक करते हैं तो ये उसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और बच्चा हीट बनती है। अगर नहीं भरोसा है तो जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर दो और 5 मिनट तक सांस जल्दी जल्दी ले लो। ब्रीदिंग को ज्यादा तेज करो, ब्रीदिंग की रेट बढ़ा दो, आप देखेंगे आपकी बॉडी से हीट निकलने लगेगी। अरे इतना बढ़िया एग्जांपल बता दिया, अब क्या सोच रहा है तू, इधर देख, चल आजा। एडिशन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत बड़ा गधेड़ापन है ये। क्यों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्विक लाइम का एग्जांपल, सॉरी क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और इसे हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं बच्चा। जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहां पर होता क्या है, स्केलेट लाइम बनता है। इसका भी फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फॉर्मूला आना चाहिए, यानी CaOH का होल ट्वाइस। साथ ही साथ में हीट भी बनती है बच्चों, क्या बनती है, हीट भी बनती है। इसका पाउडर आता है, हम लोग लाते हैं, और जैसे हम वाटर में ऐड करते हैं ना तो कहा जाता है चलो ठीक है, जल्दी इसका यूज हम करते हैं दीवालों में रंगाई पुताई करने के लिए, तो तुरंत नहीं कर सकते। जैसे आपने लिया, आपने वाटर में मिलाया, और इसके बाद आप तुरंत करने लगेंगे ना, जो ब्रश है ना आपका जिससे आप करने वाले हैं ना वो गल जाएगा उसी में।
क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलने वाली है, आपको ठंडा करने के लिए इसको रखना पड़ेगा लगभग 44 या 44 नहीं कहूंगा 24 आवर के लिए आपको रखना पड़ेगा, या 12 आवर के लिए एटलीस्ट रखना पड़ेगा, ताकि उसकी हीट कम हो जाए। जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में हीट निकलती है बच्चा, और साथ ही साथ में स्केलेट लाइन फॉर्म होता है। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई? अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे बोल दो आया सर, आया सर, बहुत बढ़िया आया। तो आज समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं सर, बताइए ना। अरे बताता हूं ना, अरे देखना इधर, चल आजा। जो आपका फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है ना, वो एग्जांपल हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हीट चाहिए होती है, और ये हीट सभी बच्चों को पता है कि ये हीट किस फॉर्म में आती है, सनलाइट के फॉर्म में आती है बच्चा। यानी ये जो रिएक्शन हो जाएगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये यहां पर फोटोलिसिस हो रहा है। अरे देखो ना, यहां पर फोटोलिसिस हो रहा है क्या? यहां पर हीट की रिक्वायरमेंट है, बिना हीट के नहीं हो सकता। ठीक है ना, चलो आ जाओ। फिर इसके बाद जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूं और कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दे देता हूं ना बच्चा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ में इन दोनों रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो ठंडे प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर जो कूलिंग महसूस होती है, मैं कह सकता हूं कि कूलिंग महसूस होती है, इन दोनों कंडीशन में कूलिंग महसूस होती है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको समझ में आई क्या, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? आज के बाद नहीं भूलेगी ना? अरे भूलने नहीं देंगे बच्चा, आपको कैसे भूलने दे सकते हैं? नहीं भूलने देंगे। अरे नहीं भूलने देंगे ना। चलो आ जाओ, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चे रोते हैं, बहुत रोते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में नहीं आती सर, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सर ऑक्सीडेशन, इसमें इतना कंफ्यूजन होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूशन, रिडक्शन, ये सब क्या है सर? इतनी सारी चीजें हैं ना, पूरा कचपाच हो जाता है दिमाग में सर, समझ में नहीं आता अपने को। अरे आएगा ना, मैं कह रहा हूं ना आएगा, ध्यान से समझ, मैं समझाऊंगा। आज के बाद कहीं पर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन आज से आपकी सबसे अच्छी रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि मैं समझाने वाला हूं आपको, आशीष पांडे समझाने वाले हैं आपको। आइए देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे इस चैनल के साथ। बहुत सारा मटेरियल पहले ही आपके गौरव सुधार सर ने बहुत प्यारे प्यारे मटेरियल बना रखे हैं, पहले से बना रखे हैं, और मैं आपको वन शॉट की सीरीज देने वाला हूं। और साथ ही साथ में इस चैनल में पूरी की पूरी वन शॉट सीरीज आने वाली बच्चा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चैनल से जुड़ना पड़ेगा आपको बच्चा। ठीक है ना, चलो आ जाओ, बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो बच्चे, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो बच्चा, और उसी रिएक्शन में आपका रिडक्शन भी हो रहा हो, इस टाइप की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो, इन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बट सर हमें रिएक्शन तो आ गई, समझ में भी आ गई, डिफिनेशन अपने को पहले से आती थी सर, लेकिन अपने को ऑक्सीडेशन ही तो समझ में नहीं आता, अपने को रिडक्शन ही तो समझ में नहीं आता, अपने को इन दोनों के एजेंट भी नहीं समझ में आते। लेकिन मैं समझा रहा हूं, समझ में आएगा, देख ध्यान से समझ। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, दो बातें याद रखता हूं मैं ऑक्सीडेशन में। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं बच्चा, तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन के एटम ऐड होते हैं, या तो हाइड्रोजन के एटम्स रिमूव होते हैं। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होगा। ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा। जस्ट अपोजिट खेलना है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आइए एग्जांपल के थ्रू और बढ़िया तरीके से समझते हैं। जरा ध्यान से देखना, मेरे पास ये दो रिएक्टेंट थे यहां पर, एक का नाम है सोडियम, एक का नाम है ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन ने एक दूसरे से रिएक्शन की और इन्होंने बनाया Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाया। जरा ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता चलेगी, अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं देखना होता, इसको हटा दो, इसको भूल जाओ कि यहां पे कुछ है। ठीक है ना, अपने को देखना है ये। देखो ये बच्चा सिंगल आदमी था, अभी इसके पास नो ऑक्सीजन, कोई भी O2 नहीं थी इसके पास, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो इसके पास O2 आ गई बच्चा, यानी O2 ऐड हुई कि नहीं? अरे बोलना, इधर O2 ऐड हुई कि नहीं?
अगर यहां पर O2 ऐड हुई है तो मैं कहूंगा कि जो आपका सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। उसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। अरे बोलो ना क्या हो गया है? उसका ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं? हाँ सर ये तो समझ में आया सर, सही कह रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन तो सर हुआ है। अरे बिल्कुल यार, मैं सही तो बताता हूँ ना, गलत तो बताता हूँ क्या? गलत बताऊंगा क्या तुझे? ठीक है ना। सब इधर देख, मैंने क्या कहा, इधर अपने पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन गया। मैंने कहा था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन को भूल जाओ कि इधर हाइड्रोजन है। अब इधर देखो, इधर ये सल्फर था, S था, और इधर ये इसके साथ पहले ये सिंगल हुआ करता था, पहले इसके पास H2 नहीं थे, नो H2, बट यहां पर इसके पास H2 है, यानी H2 जो है ना इसके साथ ऐड हुआ है, और जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। यानी यहां पर किसका रिडक्शन हुआ है बच्चों? यहां पर आपके S का रिडक्शन हुआ है। S का क्या हुआ है बच्चों? S का रिडक्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। तो यहां पर S का रिडक्शन हुआ है, यहां पर Na का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये अलग टाइप हो गया, ये अलग टाइप हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे बोलो ये चीज समझ में आई क्या कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है? अरे बोल दो, समझ में आया? हाँ सर ये तो समझ में आया। तो आ जाओ, अब मैं समझा देता हूं कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? आ जाओ बच्चा, इसको समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं ना कि जो हमने इसको देखा है ना, इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। इसको हटाते हैं ताकि जगह बच जाए और फिर हम इसको समझ सके, ठीक है ना बच्चा। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो इधर देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, आ जाओ। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऐसे करके यूं 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 करके कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको समझेंगे, इधर देख, ध्यान से देखना। चल देखो, ये हमारा ये पहला रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है ना। यहां पर CuO था, और Cu को देखेंगे Cu के साइड, Cu कहां है? इधर है। और देख रहे, अरे इधर क्या हुआ? इधर तो CuO था, और इधर आते आते ना, इधर आते आते ना इसका O गायब हो गया, यानी O क्या हो गया? O रिमूव हो गया। O क्या हो गया बच्चा? O रिमूव हो गया बच्चा, रिमूव्ड हो गया। और अगर O रिमूव्ड हो गया है, ऑक्सीजन गायब हो गया है, तो मैं कहूंगा इसका रिडक्शन हो गया है। अरे बोलो किसका रिडक्शन हुआ है? CuO का रिडक्शन हो गया बच्चों। क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि CuO से O गायब हो गया। और अगर आप देखेंगे, इधर देखेंगे, H2 को देखें ना, इधर H2 को देखें, और इधर H2 है, लेकिन यहां पर जब आप H2 में मिलाएंगे इसको दूसरे नंबर के साथ, तो आप देखेंगे H2 के साथ O है, और यहां पर O क्या हुआ है? O2 यहां पर ऐड हुआ है, ऑक्सीजन गैस यहां पर ऐड हुई है, यानी मैं कहूंगा यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही हो, इस टाइप की रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं बच्चों। ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। बोलो कितना बढ़िया समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया क्या? नहीं आया सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में आ जा। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको यह समझा देता हूं ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाया है, मैं आपको एजेंट भी समझा देता हूं एक बार, ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपको एजेंट भी समझ में आ जाए। ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से समझना। चलो आ जाओ, बात करते हैं। पहले एजेंट की बात करेंगे बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। यानी आपको पहले मैं ये चीजें पढ़ के बता देता हूं, डिफिनेशन बता देता हूं जो आपको लिखना है, फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक की बात कुछ नहीं याद रखना, ट्रिक याद रखो, सब भूल जाओ, ठीक है ना। चला जा देख, इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो ठीक रिडक्शन की तरह होता है। यहां पर आपका ऑक्सीजन है ना, जिसका या क्या, दैट सब्सटेंस विच लॉस ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन, जो ऑक्सीजन को लॉस कर रहे हो रिडक्शन के लिए, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। या इनमें हाइड्रोजन ऐड होती है, जिनमें हाइड्रोजन ऐड होती है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। आजा देखो, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और इनमें या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी जस्ट अपोजिट हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का।
ऑक्सीडेशन में हम ये पढ़ा करते थे, रिडक्शन में हम ये पढ़ा करते थे, लेकिन जब हम एजेंट की बात करते हैं ना, तो एजेंट की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं और ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन में पढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहां पर एजेंट की बात हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है। समझना कैसे है, ध्यान से समझना है। समझना कैसे है, ध्यान से समझना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया तरीके से, आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको अच्छी तरीके से बने रहना है और मैं समझा दूंगा। ऐसा ना बच्चा कि भूलकर भी इन चीजों को भूल नहीं पाओगे जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है। आ जाओ बच्चा, इस क्वेश्चन को देखो। क्या ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इस क्वेश्चन को देखने में हम लोगों को। ठीक है, तो आ जाओ, ध्यान से देख, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर बच्चा मैं बात करता हूं इस CuO की, अभी हमने देखा था, तो यहां पर ये Cu हो गया है, यानी O2 इसका रिमूव हुआ है, यानी O2 अगर इसका क्या हुआ है, रिमूव हुआ है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ बच्चा? रिडक्शन हुआ है। और इस H2 में देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो O ऐड हुआ है, यानी इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मैं आपसे एजेंट पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप कहेंगे सर जो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है H2 का, और जो रिडक्शन हुआ है ना सर, जो रिडक्शन हुआ है ना, तो रिडक्शन किसका हुआ है? CuO का हुआ है। ये आपके आंसर हो गए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। अब देखना, ट्रिक देखना, अगर आपसे पूछ ले एजेंट, डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे? अपोजिट लिख के चले आना। अगर पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लिख देना रिडक्शन का, अगर पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट तो पूछ लेना ऑक्सीडेशन का। ठीक है ना, थोड़ा सा बस चीजें चेंज करनी पड़ेगी, वो समझ में आ जाएंगी, मैंने आपको दे दिया है। अब अगर आपसे पूछ लिया कि भाई एजेंट आपको बताने हैं, तो एजेंट बताना बड़ा आसान है। देखो ये जो H2 है ना, H2 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो कोई कंफ्यूजन? क्या इससे आसान हो सकता है क्या? अरे नहीं समझ में आया तो दूसरे एग्जांपल से समझना। दूसरा आ जाए, इधर देखो, दूसरा इधर देखो, जल्दी देखो, जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। देखो इधर ZnO है और इधर Zn है, यानी ऑक्सीजन गायब हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन को बताता है, ऑक्सीजन को रिमूव होना रिडक्शन को बताता है। ये तो रिडक्शन हो रहा है सर इसका, और यहां पर ये अकेला C था और C के साथ CO आ गया, यानी सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो आपका ZnO है ना, इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और जो इधर साइड आपके क्या है, इधर साइड जो C है ना, इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आपसे एजेंट पूछ लेना तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। जस्ट अपोजिट खेलना है। अरे बोलो आसान है कि नहीं? अरे बोल दो आसान है कि नहीं? तो इसको खुद से करके कमेंट करेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया है, प्लीज जल्दी से इसको करने के बाद आप कमेंट करें। इसमें आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, क्यों रिक्वेस्ट है? क्योंकि बच्चा ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल भी बोर्ड में आएंगे तो हमारे वन शॉट से आएंगे, बच्चा कहा था आपसे, और आएंगे तो देखना इस चीज को। जो बच्चे रिवीजन करके जा रहे हैं ना, वो मौज काटने वाले हैं एग्जाम के अंदर, मौज काटने वाले, मजा आ जाएगी उनको। चलो आ जाओ कुछ लास्ट चीजें और बच जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं। दो टाइप की और रिएक्शन है जो अलग से पढ़ाई जाती हैं, एक है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप जब आप पढ़ रहे होंगे, क्या जब आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के बहुत एग्जाम्पल हैं। लेकिन प्रेसिपिटेट रिएक्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज करने वाली लाइन कौन सी है? कंफ्यूज करने वाली लाइन ये है कि बच्चे ना हमेशा प्रेसिपिटेट रिएक्शन को याद रखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो हमेशा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल लेके चले जाते हैं। और आपको पता भी होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के एग्जांपल में भी मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया था, तो बात भी सही है। लेकिन कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चा ये चीज नहीं है, यहां पर आपको समझना है प्रेसिपिटेट रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, एक बार नहीं 4 से 5 बार पूछी गई है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है,
समझ इस बात को, मैं समझा रहा हूं ना, नहीं भूलेगी, मैं समझा रहा हूं, ध्यान दे। आशीष पांडे समझा रहे हैं आपको, समझ रहे मेरी बात को? अरे सर समझ में तो आ रही सारी चीजें, यार समझा दीजिए ना इसको। आ जाओ समझा रहा हूं, आ जाओ इधर देखो, आ जाओ समझा ले जाओ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर ले चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं। और साथ ही साथ में गौरव सुधार सर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए दे रखी पहले से बहुत सारी चीजें दे रखा है। तो वहां पर ये चैनल में पर्टिकुलर काम होता है आपके लिए भाई। आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको मोटिवेशन लेक्चर्स मिलते हैं, आपको सीरीज मिलती हैं, आपको वन शॉट मिलते हैं, और आने वाले समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसीलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट कर दें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी बात है कि आप कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा, मुझे मजा आएगी। चलो आ जाओ इधर देखो, चलो आ जाओ। अगर मैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात करता हूं बच्चों, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान देना। इसमें जो रिएक्टेंट होता है उधर सॉलिड नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट सॉलिड बन जाता है। सोचो कि सॉलिड रिएक्टेंट में ही ना हो और प्रोडक्ट में सॉलिड चीजें आ जाए, तो इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये बात तो सही है। हाँ, ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है बच्चा, इसका किसका बनेगा? सॉलिड बन जाएगा, एक सॉलिड पक्का बनेगा। ध्यान दो, इधर एक्वस फॉर्म में चीजें हमने ली है, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होंगी, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होंगी चीजें, क्योंकि ये एक तरीके का एसिड हो जाएगा। ये एक्वस है, ये भी लिक्विड या एक्वस आप कह सकते हैं। इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट, जरा ध्यान से देख, इधर जो बन रहा है प्रोडक्ट, इसमें ये सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है, सॉलिड प्रोडक्ट। इसी को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह देते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ये जो Ba है ये डिस्प्लेस कर रहा है इस हाइड्रोजन गैस को, और ये H चला जा रहा है Cl के साथ, और Ba ने जगह ले ली है किसकी? SO4 के बगल में, जहां पर H2 हुआ करता था। इसीलिए ये एग्जाम्पल तो ठीक है, ये एग्जाम्पल तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, लेकिन जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो सॉलिड है, जबकि रिएक्टेंट की तरफ सॉलिड नहीं थे, लेकिन प्रोडक्ट सॉलिड बन रहे हैं। इस टाइप की रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में केवल एक बात याद रखनी है, जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और इसके बारे में मैं चैप्टर नंबर 7 में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, तो दिक्कत नहीं है। ये आपका एसिड हो जाएगा। अरे बोलना ये एसिड है कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है। और ये है आपका एक तरीके का बेस बच्चा। जब एसिड और बेस बनते हैं तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म होता है बच्चा, और इसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो बनता क्या है? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं बच्चों। बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई हैं तो चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं हम, और अब हम देखने वाले हैं कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। डायग्राम से ही चीजें स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी कि हम कोरोजन में क्या पढ़ने वाले हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मेन इसका एग्जांपल हो जाता है बच्चा। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जांपल है? कोरोजन का एग्जांपल है बच्चा। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कोरोजन है ना, ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है? ये आपको कमेंट करना है कि कोरोजन जो होता है बच्चों, ये फिजिकल चेंजेस हैं कि केमिकल चेंजेस हैं। ये आपका वर्क है, कुछ कमेंट तो करते जाओ बच्चों, थोड़ा सा तो काम कर लो। हम तो इतना सारा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तुम भी करते जाओ, थोड़ा थोड़ा तुम भी करते जाओ, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल हो जाता है कोरोजन का, और रेंसिडिटी का एग्जांपल हो जाता है जब आपके फूड खराब होते हैं ना। अरे देखना, ये देख कितना बढ़िया बढ़िया सा एप्पल, अभी ताजा ताजा सा है, और इसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे ही रखा था, कोई खाया नहीं। वैसे मैं होता तो खा ही लेता, लेकिन मैं था नहीं यहां पर खाने के लिए, तो किसी ने नहीं खाया और ये खराब हो गया। इसको मैं बोलता हूं स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी फूड का खराब होना। फूड का खराब होना एग्जांपल हो जाता है रेंसिडिटी का। अरे बोलो किसका हो जाता है? रेंसिडिटी का। आ जाओ यहां से। बोर्ड एग्जाम में कुछ टॉपिक्स को बड़ा पसंद करता है, तो जो आपका बोर्ड है ना, वो इन टॉपिक को बहुत पसंद करता है। बोर्ड के लिए ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको समझना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चैनल से जुड़ जाना है, चैनल से जुड़े रहना, तभी आगे के लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, और लास्ट में ऐसा बताएंगे ना आपको, अभी तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। अरे ठीक है, बोल देना, ठीक है ना। चला जा, आजा।
तो कोरोजन की अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या कहा, होता क्या है कि जो आपके मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है ना, स्लोली ईटिंग अप मटेरियल्स बाय गैसेस एंड वाटर्स, जो आपके कहां पर प्रेजेंट हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और इसके बाद फॉर्मेशन हो जाती है कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स की, लाइक ऑक्साइड्स बनते हैं और आपके सल्फाइड्स बनते हैं, कार्बोनेट्स बनते हैं। ये लाइन आपको वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोरोजन में होता क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। होता क्या, चीजें रस्ट होने लगती हैं, बच्चों को पता होता है क्यों रस्ट होने लगती हैं, क्योंकि वाटर्स में क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैस और वाटर के वेपर्स होते हैं, जो होता क्या है, जो उस मटेरियल के साथ चिपकते हैं और वहां पर रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कोरोजन होता है, जिससे कुछ सल्फाइड और ऑक्साइड और कार्बोनेट्स भी बनते हैं। ये सब कोरोजन में होता है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाता है आयरन का एग्जांपल, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का सबसे प्यारा एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोरोजन से बचना कैसे, भाई आयरन इतना हार्ड होता है, इतना सॉलिड होता है, लेकिन कोरोजन जब होने लगता है ना, तो वो भी खराब हो जाता है, रस्ट हो जाता है, लकड़ी की तरह चूर चूर हो जाता है। यानी ये बहुत ही खराब चीज है। तो हमारे घर वाले जानते हैं, हमारे घर वालों ने टॉपिक जो नहीं पढ़ा कोरोजन को, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से हमारे घर वाले जानते हैं। जब भी वो नए दरवाजे लगवाते हैं या जब नए खिड़कियां वगैरह लगवाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उनमें वो पेंटिंग कर देते हैं। हम पूछते हैं पापा पेंटिंग क्यों करते हैं? हमें लगता है खूबसूरत दिखेगा, अच्छा दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, तो पेंटिंग कर रहे होंगे। नहीं बच्चा, ये एक प्रोसेस है जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। यानी कि कैसे हम कोरोजन से बचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, या तो हम समय समय पर ऑयल या ग्रीसिंग करते रहे। इसका एग्जांपल है, देख गाड़ी में पेंटिंग तो नहीं करते, जो व्हीकल्स हमारी होती हैं, जैसे टू व्हीलर है, अब इंजन के पता चले इंजन का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें पेंटिंग कर दो ताकि खराब ना हो। अरे पेंटिंग नहीं की जा सकती वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि वो चीजें क्या होती है ना, उनमें हमेशा फ्रिक्शन होता रहता है। तो पेंटिंग जो होगी आपकी, पेंट जो होगा वो हट जाएगा। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, समय समय से हमें अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइक्स को, अपनी व्हीकल्स को ले जाना पड़ता है और उसमें ऑयल और ग्रीसिंग करवानी पड़ती है, जिसे हम सर्विसिंग नाम दे देते हैं। हाँ, सर्विसिंग करवानी पड़ती है गाड़ी की। क्यों? क्योंकि गाड़ी की प्रॉपर क्या हो पाए, अरे बोलो क्या हो पाए, ऑयलिंग उसकी हो पाए, उसकी ग्रीसिंग हो पाए, सब जगह ग्रीस वगैरह लगा दिया जाए, ऑयल चेंज कर दिया जाए, ताकि बच्चों वो खराब ना हो। ठीक है ना? ठीक, तो एक तो ये बात हो गई। फिर पेंटिंग कर सकते हैं बच्चों आप। पेंटिंग यानी कि जैसे दीवार में कह रहा हूं, दीवार में तो पेंटिंग करते ही हैं। साथ ही साथ में अगर हमने डोर वगैरह लगवाए, दरवाजे वगैरह लगवाए हैं, लोहे के लगे हुए हैं, आयरन के लगे हुए हैं, तो उनमें हम पेंटिंग कर देंगे। ठीक है ना? तो पेंटिंग से भी बचा जा सकता है। पेंटिंग कर देंगे तो होता क्या है ना, दरअसल होगा क्या, जो पेंटिंग है ना वो रोकेगी इसको, किससे, बाहर के जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर थे, गैस थे, वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, टच में ही नहीं आएंगे कभी उस मटेरियल के, इसीलिए कोरोजन होगा ही नहीं। एक बड़ी प्यारी सी प्रोसेस है, इसमें मैं स्टार लगाना चाहूंगा, वो है गैल्वेनाइजेशन। तो जो गैल्वेनाइजेशन होता है ना, उसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। उसमें होता क्या है, हम जिंक की लेयर को चढ़ा देते हैं, ऊपर से जिंक की कोटिंग कर देते हैं, यानी जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, सीधी सी बात। तो इस प्रोसेस को मैं गैल्वेनाइजेशन बोलता हूं। यहां पर पूछने वाली बात जो है वो ये है कि किसकी कोटिंग की जाती है। तो भाई जो कोटिंग यहां पर होती है ना, वो जिंक की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दूं क्या? अरे लगा दूं क्या? लगा दिया, पूछने क्या काम है, लगा ही दिया मैंने। ठीक है ना? अब बात आती है रेंसिडिटी की। अरे बोलो किसकी बात आती है? रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी में क्या होता है, आपका फूड जो है बच्चा वो खराब हो जाता है। सर क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उनके जो फैट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनमें एक तरीके की स्मेल्स आने लगती है, और वो स्मेल से पता चलता है कि हमारा फूड खराब हो चुका है बच्चों। और ठंडी में ये ज्यादा समय के लिए, आपको पता है गर्मी में जल्दी खाना खराब होता है, ठंडी में नहीं खराब होता। सुबह का खाना बनाया, शाम को खा लिया। ठीक है? आप लोग नहीं करते भाई, हमें करना पड़ता ना, हमें तो बाहर रहना, तो हमें तो करना पड़ता है यार। सुबह का खाना रात में खाना पड़ता है, गर्म किया खा लिया। वही गर्मी में क्या होता है, जल्दी खाना खराब होता है, तो अपने को क्या ना, दोनों मीटिंग खाना बनाना पड़ता है। बड़ा दुख की बात है। हाँ, दुख की बात है। चलो आ जाओ, बहुत ही दुख की बात तो है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है भाई, खाना बनाना पड़ेगा बच्चों, आप भी बनाते होंगे। ठीक है ना? इसमें होता क्या है, इसमें एक तरीके की स्मेल आने लगती है, आपको बता दिया मैंने। ठीक, अब देखो इसको भी बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? उसमें क्या हो रहा था, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, जो वाटर के वेपर्स हैं और जो गैसेस हैं, वो खराब कर रही थी, बट यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन अगर हम ऑक्सीजन का टच हटा दें खाने से ना, तब काम बन जाएगा, तब फूड ज्यादा समय के लिए रखा जा सकता है। अब देखो, जो मार्केट में चिप्स वगैरह आती हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, उनमें गैस भरी होती है। हम देखते हैं अगर उसमें गैस नहीं भरी तो हम परचेज नहीं करते उसको।
क्यों? क्योंकि जो गैस है ना उसमें हम नाइट्रोजन गैसेस भर देते हैं, हाइड्रोजन गैसेस भर देते हैं, ऐसे करके ऐसी गैसेस जो रिएक्टिविटी को शो नहीं करती, किसी से रिएक्टिविटी को शो नहीं करती हैं, और वो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन होने से रोकती हैं, उन गैसेस को हम फिल कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन के टच में वो चिप्स ना आ पाए, और ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगी तो ज्यादा समय के लिए वो खराब नहीं होगी, मतलब ज्यादा समय के लिए उनको मैं रख सकता हूं। तो इसका भी हम यूज करते हैं। हमें करना क्या है, हमें ऑक्सीडेशन होने से बचाना, सीधी सी बात है। अगर मैं ऑक्सीडेशन होने से बचा लूंगा तो मेरा फूड लेट समय में खराब होगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। चल अब देख, इसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। कई बार हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, यानी कि लाइक एग्जांपल आप याद रखेंगे, BHA फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, और BHT का यूज करते हैं, याद रखेंगे आप। ये क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अरे बोलो क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन को बच्चा रोकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। या तो मैं रेफ्रिजरेटर का यूज करता हूं जहां पर ऑक्सीजन ही पूरी बर्न कर दी जाती है, तो ऑक्सीजन उससे ज्यादा समय के लिए, और बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, तो ज्यादा समय के लिए फूड रखा जा सकता है। रेफ्रिजरेटर वगैरह का यूज करता हूं। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसे कंटेनर्स का यूज करता हूं जो एयर टाइट होते हैं, यानी कि उनमें एयर ना जा पाए। अपने मम्मियों से पूछना, कई बार मम्मी हमारे ऊपर गुस्सा हो जाती है, जैसे मैंने कुछ खाया, मैंने उसकी कैप अच्छी तरीके से नहीं बंद की, तो मम्मी डांटती कि यार तुमने ये कर दिया वो कर दिया। रीजन जान दो क्या है, कि मम्मी ने बड़े नहीं पढ़ा, उन्होंने ये टॉपिक तो नहीं पढ़ा, लेकिन उनको ये पता है कि अगर आप अच्छी तरीके से कैप को नहीं बंद करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और मटेरियल को खराब कर देगी। इसीलिए जो हमारे किचन में जो बॉक्स वगैरह होते हैं, उनके जो कैप वगैरह होते हैं वो अच्छी तरीके से बंद किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखती है हमारी मम्मी वगैरह, ठीक है ना। अरे मम्मी वगैरह क्या, मम्मी होता है, ठीक है ना। चला जा आगे देखते हैं। फिर हम फूड की पैकिंग कर दें, और इस तरह से पैकिंग करें जिसमें हम लोग ऑयल का यूज कर लेते हैं, या हम कई बार नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस डाल देंगे क्योंकि ये गैस जो होती है ये रिएक्टिविटी को शो नहीं करती, ज्यादा रिएक्टिविटी को शो नहीं करेगी तो ज्यादा फूड के साथ रिएक्टिविटी नहीं दर्शाएगी, और फूड हमारा ज्यादा लंबे समय तक के लिए बचा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो ये सब मेथड्स हो जाते हैं जिससे हम रेंसिडिटी से बच्चा बच सकते हैं। अब वो गिफ्ट की बारी आ गई है, अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो कि हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। अब जरा ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले देख। सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के, और हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिए जाएं। बच्चा रिस्क नहीं लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्लाइड नंबर 1 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, जल्दी से करो। अरे जल्दी करना, जल्दी करना। चला जा, देखो अब इनमें क्या मैंने रखा है, कुछ शॉर्ट टाइप के आंसर्स आपको देने हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मैंने समझा दिया है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसको ये समझ में आता होगा, उनको बढ़िया तरीके से बातें पता होंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। चल अब ये दूसरी स्लाइड हो गई स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है अपने को। चल अब ये आपकी थर्ड स्लाइड हो गई। इनमें कुछ मैंने ऐसे रिएक्शन रखी हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शन को बैलेंस करना है, कुछ के नेम लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप पढ़ के इनको सॉल्व करेंगे, और कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगे, सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये सब आपको कमेंट करना बच्चा, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चा। चल तो अब देखो, आज ये हमारा पहला 1 शॉट लेक्चर था साइंस का। इस तरह से हम कंप्लीट 1 शॉट को कवर करने वाले हैं। मजा तो आई है हम लोगों को, हमने बहुत ही मस्ती से इस चैप्टर को खत्म किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने चैप्टर को खत्म किया। इसी तरह से हमारे इस सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें, मुझसे जुड़े रहें। कंप्लीट साइंस मैं खत्म करने वाला हूं 1 शॉट के फॉर्म में, बहुत ही मजेदार वाले 1 शॉट। ऐसे 1 शॉट एक बार पढ़ लिया ना तो दिमाग में घुस कर सेट हो जाएंगे। वो कहेंगे मुझे स्पेस दो यार, मैं तो घुसने वाला हूं दिमाग में, मुझे याद नहीं करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपको मजबूती मिलेगी बच्चा, इससे आप मजबूत हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आपको पता है हमने बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर को खत्म किया। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं। मिलता हूं आपसे जल्दी एक नया लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के 1 शॉट के साथ। तो चलिए फिर एक बार फिर से धन्यवाद, टाटा बाय बाय। सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, कमेंट कर दें, टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।